जब आप बताते हो कि आप यूपी और बिहार से हो तो आपको अलग तरीके से देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली पहले मैं ये बताने से भी लोगों को डरता था कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं तो एक अलग फीलिंग होती है ना, यशराज का दरवाज़ा खुलता है। पहली बार मैं आदि सर से मिला था, हम डिस्कस कर रहे थे और जैसे बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि हम स्टूडियो हेड हैं और कोई नया राइटर बाहर से आया अपनी कहानी सुनाने और बहुत एक्साइटेड है, पैशनेट है। और ग्रीन रूम में एकदम से ना दूर से लग रहा था कि कुछ आ रहा है, जैसे वो जुरासिक पार्क, जब आपको पता है डायनासोर आ रहा है तभी से कुछ कुछ होने लगता है। वो मैंने फील किया और मुझे लगा कोई तो आ रहा है। एंड देन शाहरुख खान एंटर्ड। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडस्ट्री में ना कहानियों की बहुत कमी है और सबको अच्छी स्टोरीज चाहिए। एक्टर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, आई वॉन्ट टू फॉलो द पाथ ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन। घातक फिल्म में जब अमरीश पुरी सनी देओल को बोलते हैं ना, क्रोध को पालना सीख काशी, मुझे लगता है दुनिया में इससे बड़ा मोटिवेशनल कोट कोई नहीं है। सबने बोला कि बारात में मत जाओ, इसने बोला मैं तो जाऊंगी बारात में। तो उन्हें पता बेटा तुम्हें पता नहीं यहाँ की बारात कैसी होती है, बारात में मत जाओ। ये चली गई, हम लोग पैदल जा रहे थे चौराहे में, डांस करना शुरू किया, आसपास बच्चों ने देख लिया, बच्चे आ गए, उन्होंने भीड़ लगा ली और लगे नाचने इसके साथ कि साड़ी वाड़ी फट गई पूरी संभावना की। जो अविनाश मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ ये कि शादी के हमारे 9 साल कंप्लीट हो गए हैं और कभी कभी मैं इस चीज को बहुत मिस करती हूँ कि वो वाला अविनाश जब हम लोग डेट करते थे, वो अविनाश मुझे कब दोबारा मिलेगा। सो अविनाश, थैंक यू सो मच इतने बिजी शेड्यूल से फाइनली टाइम निकाल कर आने के लिए। यू मोस्ट वेलकम। सबसे पहले ना मुझे जानना है कि वो गोरखपुर की गलियों से जो मुंबई का संघर्ष उस अविनाश ने वो जो सब कुछ देखा है, मुझे बताइए कि वो कौन सी यादें हैं जो आज भी आपके जहन में हैं। एक्चुअली गोरखपुर की ज़्यादा यादें ये हैं कि जब मैं 5 या 6 साल का था जब मैं दिल्ली आ गया, तो इसलिए ज़्यादा यादें थोड़ी बहुत हैं उस वक्त की। लेकिन जब हम 2 महीने की छुट्टी में गांव जाते थे ना, तो उस वक्त की ज़्यादा यादें हैं। और गांव में टाइम बिताते थे पूरा 2 महीने, दादाजी के घर पे, नानी के घर पे, मामा के घर पे। तो वो यादें बहुत ज़्यादा है। अ, अ, जितने भी बच्चे होते थे दिल्ली में जो पढ़ते थे, क्योंकि जब मेरी बड़ी बहन हुई तो हम 3 भाई बहन हैं, तो पापा के ऊपर एक प्रेशर था। पहले तो गांव में होता है कि भाई लड़का जैसे ही 18-20 साल पहुंचे या लड़की भी, तो शादी करा दो सबसे पहले। तो ऐसे ही उनकी भी शादी करा दी गई। तो उनको वो रिस्पॉन्सिबल उतना थे नहीं उस उम्र में। आपको ये होता है कि थोड़ा सा घूमना फिरना है, थोड़ा दोस्तों के साथ मज़े करने हैं और लाइफ को जीना है। तो जब शादी हो गई तो उनको लगा कि अब मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ हाँ, रही है, ये तो सबसे पहले डाल दो ये बच्चे पे। हाँ, तो सबसे पहले लोग वहाँ से ना यूपी बिहार से कलकत्ता जाते थे कमाने। सबसे पहले वही था, सबसे राइट करीब राइट, जहाँ वहाँ रोज़गार हुआ मिलेगा। करता था, यस। तो कलकत्ता गए, फिर वहाँ से दिल्ली गए। तब जब पापा को लगा कि अब थोड़ा सा मैं भी बच्चों को मिस करता हूँ, और बहुत कम, शायद 300-350 रुपये तनख्वाह थी पापा की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मुश्किल तो है लेकिन अब मैं बुला लेता हूँ उनको। तो उस वक्त मैं 5-6 साल का था। तो वहाँ से फिर मैं दिल्ली आया। फिर जब 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी तो सब अच्छी चीज़ होती थी कि जो दिल्ली के बच्चे थे ना जो स्कूल में पढ़ते थे, मैं बहुत ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, जिसमें वो एमसीडी के स्कूल्स होते हैं जिसमें दरी बिछाई जाती है, बच्चे बैठते हैं। राइट राइट राइट, फिर बाहर एक छोले कुलचे वाला खड़ा होता है जो 2 रुपए में छोले कुलचे देता है। तो वहाँ पे जितने बच्चे थे वो मोस्टली दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉटअप थे, चाहे उनके पहले दादाजी आ गए और कुछ। एक ही चीज़ का मुझे उस वक्त प्राउड फील होता था कि हम बोलते थे कि छुट्टियों में हम अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि और किसी का गांव नहीं था। गाँव नहीं था। तो हाँ, सबको लगता था यार ये तो छुट्टियों में घूमने जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ लाइट भी नहीं है। सीरियसली वो टाइम पे तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कट होती थी, राइट। बहुत ज़्यादा। अभी तो बेटर हो गया है। अभी भी मेरे गांव में 12 घंटे लाइट रहेगी, और ये पता नहीं वो सुबह के 12 घंटे की रात के। ओके। तो अभी भी उस जगह पर है मेरा गांव। तो वहाँ पर जब हम लोग जाते थे शादियों में, तो शादियों में कोई, सब लोग टूट पड़ रहे हैं खाने पे, कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, पसीने में दूल्हा तरबतर हो रहा है उसका वो गिरता जा रहा है सहरा, दुल्हन का काजल पुछ चुका है। ऐसी शादियां मैंने देखी हैं जो कि इतनी गर्मी में, इतनी उमस में लोग शादी कर रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं और चीज़ें नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, जनरेटर चल रहा है। उस वक्त की सबसे बड़ी याद ये है कि जब हम बारात में जाते थे
तो वहाँ पर एक कल्चर था कि भाई बारात में जाएंगे तो सबसे पहले ये पता कर लो लड़की वाले वहाँ पर वीसीआर पे कौन सी फिल्म चलाने वाले हैं। ओके, हाँ। तो जब बारात जाती थी बारातियों के लिए खाट बिछती थी, तो उस खाट पे हम लोग बैठते थे और पहले ही बता दिया जाता था कि हमें ये फिल्म देखनी है। उसमें कई फिल्में ऐसी होती थी जो आप 100 बार देख चुके हो बारात में, लेकिन फिर भी आप गए हो तो आप रात भर उधर फेरे हो रहे हैं और आप वीसीआर पे वो फिल्म देख रहे हो, और उस फिल्म में भी आप बार बार रिमाइंड करवा रहे हो गाना, चाहे वो पुरानी फिल्में हो, त्रिमूर्ति हो या फिर सुहाग हो अक्षय कुमार की, गोपी किशन हो, ऐसी ऐसी फिल्में। तो गांव की यही यादें हैं, नानी के घर की, मामा के घर की, कि बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब आप शहर में रहते हो आप 3-4 लोगों का परिवार होता है, फिर गांव जाते हो आपको पता लगता है आपका परिवार बहुत बड़ा है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो फिल्मों का जो प्यार था जो आपने बताया अभी छोटे से, तो ये कहीं ना कहीं वो एक्टिंग वाला जो कीड़ा है या कहे जो इंटरेस्ट है वो वहीं से डेवलप हुआ था? हाँ हाँ हाँ, मैंने पहली फिल्म वीसीआर पे जो देखी थी वो सुहागी देखी थी अक्षय कुमार की। तो वो गाना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और अक्षय कुमार को देखना, मतलब वो ऐसा लगा कि ये इंसान इतना ऊंचा कैसे उछल रहा है, क्योंकि वो हर गाने में कुछ ना कुछ स्टंट करते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, और मैं इतना ज़्यादा उसको देख के इतना घुस गया ना उस फिल्म में कि वो छप गई मेरे दिमाग में। वो और हम हैं राही प्यार के, ये दोनों मैंने पहली फिल्में देखी थी वीसीआर पे। तो जब हम दिल्ली में रहते भी थे तो हम किराए पे रहते थे, ऊपर जो होता है ना, जो पक्की छत नहीं होती, वो वाला घर था। तो बारिश आती थी तो पानी अंदर, आंधी आती थी तो आंधी अंदर। तो खिड़की में भी शीशा नहीं था, मम्मी पापा कई बार ऐसे चादर वादर पकड़ के बांध के खड़े रहते थे कि घर में पानी आ रहा है। तो नीचे जो हमारे मकान मालिक थे उनके यहाँ पे टीवी था, तो हम छुप के टीवी देखने जाते थे। तो उनको भी थोड़ी उनकी प्राइवेसी थी, उनको भी लगता था बार बार आ जाते हैं यार ये। तो फिर उन्होंने 1-2 बार हमको मना कर दिया, तो हम बाहर से छुप के देखते थे खिड़की से उनकी कि क्या आ रहा है। और एक दिन उन्होंने बहुत ज़ोर से ना डांट के भगा दिया मुझे और मेरी बहन को। तो वो मोमेंट ऐसा था ना कि मतलब इतना मन था मोगली देखने का, मोगली आ रहा था उस वक्त, मोगली अलिफ लैला आता, राइट फेमस शोज वही थे। इतना मन था, इतना दुख हुआ। फिर ऊपर जाके जब पता चला, पापा को बताया, और ये भी पता था हम नहीं जा पाएंगे देखने, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़ोर से डांट दिया है, ज़्यादा घुसेंगे तो कहीं मकान से ना निकाल दें, हम तो किराएदार हैं। उसके बाद पापा विदिन 1 वीक जो भी पैसे जमा थे किसी और चीज़ के लिए जमा थे, वो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीद के लाए, एंटीना बांधा ऊपर, और फिर सबसे पहला प्रोग्राम मोगली देखा। तो ये टीवी से और फिल्मों से और स्टोरीज से तो बचपन से ऐसे नाता जुड़ा हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज कनेक्टेड है ना उनसे कि वो छूटती नहीं है। मुझे ये बताइए ना कि जब ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे आप, तो ये आपने जैसे कहा था कि ये बैकग्राउंड से होने का कई बार शेम फील होता था, तो ये एहसास कैसे आया और कब निकला ये एहसास शुरू से ही था, क्योंकि शुरू से जब आपके पास पैसे नहीं होते ना और आप थोड़ा फाइनेंशियली वीक फील करते हो, तो वो वीकनेस ना आपकी बॉडी में भी आती है, आपके ब्रेन में भी आती है, और आप लोग आपको कहते हैं आप ईमानदार हो, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन आप डरपोक होते हो। आप उसको ईमानदारी का मुखौटा दे देते हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ। आप अच्छे इंसान नहीं हो। आप किसी को पलट के जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप डर रहे हो, क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको कोई निकाल देगा, आपको कोई भगा देगा, आपकी कोई औकात नहीं है। तो वो जो शेम होती है ना, और जब ये बचपन में घुस जाती है आपके अंदर, तो वो निकलने में बहुत वक्त लगता है। ख़ासकर जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं ना, उनका एक अलग ही स्ट्रगल चल रहा है जो बाकी दुनिया समझ नहीं सकती, वो वही समझ सकते हैं। उनके अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, वो बाहर की लड़ाई से बहुत बड़ी है। तो वो करते करते फिर जब दोस्त बने, तो आप जा रहे हो स्कूल में, मैं स्कूल से निकल रहा हूँ, तो 10th के बाद पापा ने मुझे, मैं 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, फिर पापा ने मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। तो पापा मुझे अच्छी पढ़ाई देना चाहते थे, उनका मकसद ये था, लेकिन लाइफ में पहली बार ना मैंने आउट ऑफ प्लेस फील किया, क्योंकि मैं एक स्कूल में गया जहाँ सब बच्चों का एटीट्यूड अलग है, पर्सनैलिटी अलग है। स्टडीज़ में कैसे थे आप? मैं स्टडीज़ में 9-10 तक तो अच्छा था। उसके बाद फिर मेरा जब ध्यान इधर चला गया ना कि मुझे एक्टिंग करनी है, ओके, तो फिर मेरी स्टडीज़ जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो गई इसके बाद। राइट। पापा इंजीनियर बनाना चाहते थे, जैसे कि लगभग हिंदुस्तान के हर लड़के के पापा का ये सपना था, 90s में। यही प्रोफेशन चाहते हैं। तो जो बच्चे पापा के इंजीनियर बनाने के सपने को हाँ बोल देते हैं, वो खुद से लड़ते हैं, और जो ना बोल देते हैं वो अपने बाप से लड़ते हैं। तो मैं दूसरी कैटेगरी में हूँ, अपने पिताजी से लड़ रहे थे। हाँ। तो वो कोल्ड वॉर थी जो हर बाप बेटे की हमारे देश में स्मॉल सिटीज़ में होती है,
कि फिर आपकी बातचीत बंद हो जाती है। फिर पापा अगर बेडरूम में तो आप किचन में, पापा किचन में तो आप बाथरूम में। आप बस आंखें नहीं मिलाना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आपके सपनों को दबाया जा रहा है। करेक्ट है। तो ये फिर जो मैंने कहा कि कैसे वो शेम कैसे दूर हुआ, फिर वो आपने उस कैसे जाना कि इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगी? ये शेम सबसे पहले तो शुरू हुआ जब मैंने डांस करना शुरू किया। तो डांस से ना एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब कुछ लोगों का ना, आपको जिनको आप बड़ा समझते हो अपने जीवन में ना, आपको पता नहीं होता लेकिन आपको उनका वैलिडेशन चाहिए होता है। तो जब मैंने डांस किया और मुझे लगा कि मेरे स्कूल के टीचर्स और वो बच्चे जिनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने आती हैं, और मैं चुपके से पीछे के रास्ते से पैदल निकलता हूँ कि पता ना चले मैं बस स्टैंड से बस पकड़ के घर जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो गाड़ियों में आ रहे हैं। और जब उनकी गाड़ियाँ खुलती थी तो वो बैठते थे तो गाड़ी से एसी का भपका आता था और मैं धूप में जल रहा होता था। तो वो सब आपको बहुत शेम में डाल देता है कि हमारे पास ये सब क्यों नहीं है। तो जब डांस करना शुरू किया ना, और जब मैंने स्कूल में अपना डांस किया किसी प्रोग्राम में या किसी फंक्शन में, तो उन लोगों से ना बहुत वैलिडेशन मिला। तो ऐसा लगा वो इसके लिए क्रेव कर रहे हैं, जो फेम मुझे मिल रहा है ना स्कूल में, उसके लिए बच्चे क्रेव कर रहे हैं। इनके पास इस चीज़ की कमी है, तो कुछ है मेरे पास जो बाकियों के पास नहीं है, तो आई कैन बी प्राउड ऑफ दैट। राइट। वो एक फीलिंग आई कि हाँ मैं यहाँ इस लेवल पे तो इनसे आगे हूँ। हाँ, वो फीलिंग आई कि इतने बड़े स्कूल में इतने सारे बच्चों के बीच में वो कहते हैं यार वो जो कल डांस किया था ना वो लड़का देख वो जा रहा है स्कूल में। तो वहां से आर्ट ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। तो ये डेस्टिनी जैसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं? पहले मैं बहुत करता था, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो मुझे एक पैटर्न दिखता है, और इसलिए मैं अब डेस्टिनी में 1% मानता हूँ। 99% मैं इसमें मानता हूँ कि आपके पास जो टैलेंट है वो तो है ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपको लगता है आप ज़्यादा डिजर्विंग हो, लेकिन कोई आपसे ज़्यादा काम कर रहा है। ये ज़्यादातर, और उससे क्या होता है आपके अंदर कड़वाहट आने लगती है, और जब वो कड़वाहट आने लगती है ना तो आप चीज़ों को खुद से दूर भगाने लगते हो। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है इंडस्ट्री की तरफ या लोगों की तरफ कि ये सब गंदे लोग हैं, ये मेरा हक मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई आगे निकल रहा है, जब आप उसके लिए खुश होते हो, भले आप उससे ज़्यादा डिजर्विंग हो, और ये सोचते हो कि उसमें कुछ तो है कि वो मेरे से आगे है, सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्पेस। और उसकी वजह से ना आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आता है कि वो लड़का आज जो मेरे से आगे है या लड़की जो मेरे से आगे है, वो उसका और मेरा सपना तो सेम ही है ना, किसी का तो पूरा हुआ। और उसके बाद ना आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की जो भावना आती है, और फिर आप सोचते हो कि उसके अंदर ऐसा कोई तो चीज़ होगी जो वहाँ पर है, तो फिर आप ना ट्राई करते हो रास्ता खोजने की। लेकिन जब आप कड़वाहट से भर जाते हो ना, बिटर हो जाते हो इस इंडस्ट्री में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखना कभी भी बहुत सारे एक्टर्स स्पेशली जो पहले काम करते थे, काम नहीं, वो हमेशा जो अभी काम कर रहे हैं उनके बारे में गलत बातें बोलते हैं। कभी भी आप ध्यान देना, वो बिटरनेस जो है ना, वो आपके अपने रास्ते का रोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। राइट। तो ये जो सेल्फ आपके जो रियलाइजेशन है, ये खुद से आती है आपके, कि फैमिली या एटमॉस्फेयर से आपने सीखा ये सब कुछ, कि अपने आप को आपने चेंज किया, या इन सब बातों के जो आप बता रहे हैं? एक्चुअली 2015-16 में मेरी शादी से 1 साल पहले ना मेरा बहुत ही ख़राब वक्त चल रहा था इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैं शादी भी करना चाहता, संभावना से ब्रेकअप भी हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो उस वक्त ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ऐसे सुबह उठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ छूट रहा है हाथ से, जैसे होता है ना, जैसे फिल्मों में आपने देखा कि ट्रेन छूट रही है, कोई कुछ चला गया, कुछ ख़त्म हो गया। तो मैंने ना फिर वहाँ से मेडिटेट करना शुरू किया और काफ़ी बुक्स पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैंने विपश्यना गया, फिर मैं विपश्यना प्रैक्टिस करने लगा। तो उसके बाद से ना एक हर लाइफ के हर मोमेंट को ना एनालाइज करने की आदत बन गई, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में जानना कि मैंने ये किया तो क्यों किया। 2 इंसानों के फ़ोन आ रहे हैं, एक का फ़ोन उठाया, दूसरे का क्यों, 3 रिंग के बाद क्यों उठाया, क्या था, तो वो अंदर मेरे क्या चल रहा है, किसके लिए क्या फीलिंग है, और वो क्यों है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो मुझे लगता है जब अभी मैं आपसे मिला हूँ, अब आपकी एक इमेज बन रही है मेरे दिमाग में, और जब मैं नहीं मिला था तो भी एक इमेज बन रही थी जब हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो जब मैं मिलने आ रहा था तो मैं उस इमेज से मिलने आ रहा था। प्रॉब्लम यही होता है, जब आप मिलने जाते हो ना, आप इंसान से मिलने जाते, इमेज से मिलने जाते हो जो आपके दिमाग में बन गई हाँ, होती है। किसको कैसा है, क्या चीज़ है, तो बिल्कुल अगर सही आप कह उस रहे हैं। इमेज को निकाल के उस मोमेंट में मिलने जाओ ना, तो आप एक्चुअली में उस इंसान से, उस मोमेंट से, उस सिचुएशन से मिलते हो, और फिर आप उसको रियल टाइम में हैंडल करते हो।
यू कैन सी द रियलिटी एज इट इज़। तो ये मेडिटेशन से, बुक से, इनसे आया। हालांकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल कोट मेरी लाइफ में हेल्प किया है ना, वो किसी किताब से नहीं आया, वो घातक फिल्म से आया है। घातक फिल्म में जब अमरीश पुरी सनी देओल को बोलते हैं ना, क्रोध को पालना सीख काशी, मुझे लगता है दुनिया में इससे बड़ा मोटिवेशनल कोट कोई नहीं है। इसीलिए सिनेमा इतना पावरफुल है। सिनेमा जिंदगी बदल सकता है किसी की। वो एक लाइन जो है ना, वो आप पढ़ते हो, जब कोई किताब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको लगता है यार ये बात याद रखनी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो बात आपको पकड़ लेती है ना, आपको याद नहीं रखनी पड़ती, वो आपकी लाइफ का सार होता है। और क्रोध को पालना सीख काशी मेरी लाइफ का सार है कि अगर किसी चीज़ को लेके मेरे अंदर कोई बुरी भावना, कोई गुस्सा, कोई क्रोध कुछ आ रहा है, तो मैं उसको चैनलाइज कैसे करूं। अभी एंगर को मैं कैसे नेविगेट करूं क्रिएटिव प्रोसेस में, और कैसे ले जाऊं अपने हार्डवर्क में, कैसे ले जाऊं खुद को बेहतर बनाने में। क्योंकि अगर आपके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने जवाब दे दिया ना, तो एंगर रिलीज हो गया, एनर्जी रिलीज कर दी मैंने, उसको मैं स्टोर करके कहीं और घुमा सकता था। अपने बेटर में, काम में यूज़ करूँ। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताइए ना कि जैसे आपने कहा कि वो जो गुस्सा था, क्रोध था, जो चीज़ें आपको सब सोने नहीं दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, क्या सिचुएशंस थी, क्यों परेशान हो रहे थे? मतलब मुझे अगर बता पाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी, काम देरी हो रही थी, या इंडस्ट्री में जो स्ट्रगल था उसको समझ नहीं पा रहे थे आप, क्या चीज़ें आपको हिट कर रही थी उस समय? एक्चुअली एक टाइम आता है जब आप सब कुछ कर रहे होते लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा होता है। तो मैं 2 रियलिटी शोज़ जीत दिया था, मैंने काफ़ी टीवी कमर्शियल्स कर लिए थे, और रिलेशनशिप भी चल रहा था मेरा, अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद भी एक तो रिलेशनशिप टूटा उस पॉइंट पे, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब आप रियलिटी शो जीत जाते हो, जब आप छोटे शहर से आते हो, आपको लगता है अगर ये मैं जीत जाऊंगा तो फिर तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, मैं स्टार हूँ। लेकिन आपको मुंबई में आके सच्चाई पता चलती है कि जब आप कुछ भी जीत जाओ, उसके बाद आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। आप पूरा काम कर लो, आप दोपहिया जैसी सीरीज़ बना लो, कुछ भी कर लो, फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। और जब आप लैपटॉप के सामने बैठते हो तो आपको लगता है मुझे राइटिंग नहीं आती, वो कैसे लिख दिया मैंने, वो मैं नहीं था। और आपके अंदर फिर वो फियर, वो नर्वसनेस, हर नए काम के साथ आपको लगता है अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, शुरू से शुरू करना है। तो यहाँ पर कोई जीत का कोई पैमाना नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है कि यहाँ आ गए तो आप जीत गए। तो वो मैं सोच चुका था कि अब मैं जीत गया हूँ, अब सब अच्छा ही होगा मेरी लाइफ में। तो फिर सच से सामना हुआ कि ऐसा नहीं है, और हर जगह रिजेक्शंस, रिलेशनशिप में, काम में। फिर एक वक्त आया कि मुझे इतना कुछ करने के बाद भी डांसिंग में मुझे फिर एक वेडिंग कोरियोग्राफर को असिस्ट करना पड़ा 400 रुपये पर डे में। तो मैं सुबह से जाता था टाउन, सुबह 9 बजे निकलता था और रात को 11 बजे आता था, और पूरा दिन मैं डांस सिखाता था। और वो भी उन लोगों को जो डांस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। राइट, क्योंकि वो एक फंक्शन के लिए बस कर रहे हैं, वो ना हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ना मेरी ग्रोथ हो रही थी, ना फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही थी, ना कुछ हो रहा था। तो फ्रस्ट्रेशन आता है लाइफ में, वो भी आता है। लेकिन अब मैंने उसको डिटैच होकर देखना सीख लिया है। वो समझ आ गई है कि ये टेम्परेरी है, और इसमें सीखा क्या जा सकता है। ये नेट प्रैक्टिस चल रही है, तो इसमें ना अपनी प्रैक्टिस कर लो, फिर एक दिन मैदान आएगा, वहाँ ये प्रैक्टिस काम आएगी। राइट। अच्छा, तो जो दोपहिया की हमने बात की, तो ये जो प्रोसेस, ये जो फिल्म, जो आपने प्रोजेक्ट पूरा बनाया, ये उसी शेम से बाहर कैसे आना? जैसे हमने कहा कि शेम था, वो सारी चीज़, तो उससे बाहर आने के बाद ही बना पाए, क्योंकि आप इतने रूटेड वो प्रोजेक्ट है, इतना इस तरह, और उसे आप लेकर आते हो और नाम कर जाते हो, तो वो पूरा प्रोसेस कैसा था? एक्चुअली पहले मैं ये बताने से भी लोगों को डरता था कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये डर भी दिल्ली में आया, क्योंकि लोग जब आप बताते हो कि आप यूपी और बिहार से हो, तो आपको अलग तरीके से देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, और उस वजह से लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने लगते हैं। तो कई लोग को तो मैंने देखा वहाँ पर उन्होंने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया था। कुमार लगा लेते हैं मोस्टली, ऐसे कुछ की जगह। राइट। तो मेरे साथ भी वो हुआ कि मैंने भी 10th के सर्टिफिकेट में सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा ही नहीं। तो वही होता है जहाँ से आपका नाम एक्चुअली आइडेंटिटी कार्ड पे चढ़ता है। तो मैंने अपना सरनेम ही हटा दिया कि किसी को पता ही ना चले मैं कहाँ से आता हूँ, सीधा अविनाश। तो पापा ने बोला अरे तो तुमने बाप का नाम ही हटा दिया, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैं रियलिटी शो जीता और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, क्योंकि रियलिटी शो भी भोजपुरी रियलिटी शो था,
तो सबको पता चल गया था मैं कहाँ से हूँ, और मेरी आइडेंटिटी मेरे काम आ रही थी वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई भी कंटेस्टेंट भोजपुरी नहीं बोल पाता था वहाँ से होते हुए भी, मैं बोल रहा था। तो लोगों का जो ऑडियंस मेरे लिए वोट करती थी, उनका एक जुड़ाव था कि ये हमारे गाँव का लड़का है। तो मैंने कहा यार मेरी आइडेंटिटी तो मेरी पावर है, मेरी सुपर पावर है, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस शो में। लोग मेरे लिए इतना वोट कर रहे हैं कि गोरखपुर का लड़का है, गोरखपुर का लड़का है, बाबा गोरखनाथ की धरती से है, एंड ऑल दैट। एंड आई वाज लाइक अरे यार ये तो मेरी सुपर पावर है, मैं इसको दबा रहा था, छुपा रहा था। वहाँ से फिर जब एक्सेप्टेंस शुरू हुआ, तो फिर मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में देखा था और जिन चीज़ों से मुझे शेम फील होता था, वो सारी मुझे समझ में आया कि उसी तरह की कहानियाँ लोग आज देखना पसंद कर रहे हैं। लोग गाँव की कहानियाँ, स्मॉल टाउन की कहानियाँ देखना पसंद कर रहे हैं, और मेरे तो एक्सपीरियंस में ही वही है, मैंने तो उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। तो जो मैं हूँ अब मैं उससे रिलेटेड कहानियाँ कहूँगा, उससे रिलेटेड परफॉर्मेंसेस करूँगा, और वहाँ से फिर ये जो है मैंने अपने आप को ओपन अप किया, और जो कुछ मैंने बचपन से देखा था मेरे आसपास गांव में, वो सब मैंने इन कहानियों में लाने की कोशिश की। अविनाश, ये आपने जो बात कही ना बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो ये शेम वाली फीलिंग है बहुत लोगों को हिट करती होगी। जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं उसी बैकग्राउंड से मैं भी आता हूँ। अगर जब हमें पूरा नाम लेने को कहा जाता है, अगर मैंने कहा हर्षवर्धन पाठक, तो कहेंगे क्यों पिताजी नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी बात होती है अपने नाम और पिताजी के नाम और सरनेम को हटा पाना। तो जब तक मैं हर्षवर्धन हरिनाथ पाठक ना कहूँ तब तक मेरी मतलब वो कहेंगे कि देखो ये कट ऑफ हो गया है, और आप उससे लड़ रहे थे, और कितना बड़ा डिसीजन होगा ये अब मैं समझ पा रहा हूँ कि अविनाश सिर्फ लिख कर आप आगे बढ़े। फैमिली में किस तरह का रिस्पॉन्स था जब आप ये सारी डिसीजन ले रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे? घर वालों का कैसा सपोर्ट था, या गुस्सा थे, नाराज़ थे? फैमिली में इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने बताया नहीं मैंने ऐसा क्यों किया है। मैंने बताया गलती से हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया फॉर्म भरते वक्त। लेकिन आगे घर वालों को ये रिस्पॉन्स था कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम डांस कर रहे हो, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, जो कि किसी की गलती नहीं है। लेकिन जब आप लोअर मिडिल क्लास से आते हो तो आपके पेरेंट्स को पता होता है कि हमने जो स्ट्रगल किया वो हमारा बच्चा ना करे, तो हम उसको इस लायक बना दें कि वो पढ़ लिख सके। और पापा को हमेशा लगता था कि इसमें, इस फील्ड में जो सक्सेसफुल होता है वो लाखों में कोई एक होता है, और आई डोंट थिंक तुम वो लाखों में एक हो। तो उनकी बात भी सही थी कि भाई कहीं जाके स्ट्रगल करे, सड़कों पे सोए, और फिर फ्रस्ट्रेशन में कुछ कर ले खुद को, जो कि होता ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो हमेशा ही चाहते थे कि क्या डांस कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मम्मी को भी डांटते थे। तो उसमें मेरे जो बड़े जीजा जी हैं उनका बड़ा सपोर्ट है। हाँ, तो वो मेरे लिए मतलब एल्डर ब्रदर वाला फिगर रखते हैं। वो आए, और जब उनकी शादी हुई मेरी बहन से, तो वो मुझे छुप छुप के ऑडिशन देने ले जाते थे डांस शोज़ के। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ अभी उसमें, और उन्हें लगता था कि ये कुछ कर लेगा। तो आपको अगर एक भी, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, एक आदमी भी पुश दे देता है ना, तो आप कभी भूल नहीं पाते उस चीज़ को। राइट राइट। अविनाश, मुझे बताइए, जिस शो में आप और संभावना थे उसमें सरोज खान जी थी और सभी लोग थे, तो मुझे बताओ उसमें भी कुछ कुछ हम उसके क्लिप्स आज भी देखते हैं हल्की फुल्की। तो ये जो कंट्रोवर्सीज होती थी वो वहाँ पे क्रिएट की जाती थी, या नेचुरली वो चीज़ें शो में हो रही थी? आप नहीं, सच में हो रही थी, हो रही थी, बिल्कुल सच में हो रही थी। उसमें कुछ भी क्रिएट नहीं किया जाता था, और वो वीडियो आज भी वायरल होते हैं। बिल्कुल। इसी हर 6 महीने में वायरल होता है। मुझे कोई ना इंस्टा पे डीएम करता है और शेयर करके कि ये वीडियो है और ये देखो ये उस शो में क्या हुआ था। मैंने कहा यार अब बंद कर दो इस वीडियो को यार, मैं थक चुका हूँ इसको देख देख के। पहला वो एक्सपोजर था आपका बिग टाइम, मतलब आप उस स्मॉल टाउन से आ रहे थे, सारी चीज आप देख रहे थे, तो क्या वो डेवलपमेंट आ रही थी आपके अंदर कि उस चीज़ों से लेकर बता पाए? तो पहले तो मुझे हमेशा जब ऐसा लगता था कि ये करना है, स्टेज पे चढ़ना है, तो मुझे डर लगता है कि यार किसी को भी लगता है, नर्वसनेस होती है। एक बार जब मेरे स्टेज पे पैर पड़ जाता है ना, या एक बार मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा इसलिए हूँ, और वो अपने आप होता है, वो कुछ कनेक्शन है। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं जब कैमरे के सामने एक्टिंग करता हूँ मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, एंड आई वॉज बॉर्न फॉर दिस। वो फीलिंग ही है जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो उस शो में भी मुझे हमेशा जब भी स्टेज पे चढ़ने को मिलता था ना, तो परफॉर्म करने को, तो मुझे और कुछ नहीं दिखता था। मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ना जीतने का तो ख्याल कभी आता ही नहीं था, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट फील करता था मैं अभी भी, कि वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती थी।
हेल्प करती थी। अच्छा, उसका एक मेजर कंट्रोवर्सी उसमें जो हुई थी जब संभावना ने वो डांस के लिए चैलेंज किया था, फिर श्वेता तिवारी के साथ होता है, फिर सरोज खान जी बीच में आती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों के आइडियल्स आपस में लड़ रहे हैं, फिर सरोज खान जी थी, वो पूरा माहौल कैसा हो रखा था, क्या पूरा था वो? मैं बहुत डर गया था भाई, डर गए थे? क्योंकि मुझे लगा आज मैं निकल जाऊंगा, आज मुझे निकाल के फेंक देंगे मुझे घर वापस भेज देंगे। मैं रोने लग गया था स्टेज पे, क्योंकि मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा था, आपस में सबके अपने अपने थॉट्स टकरा रहे थे, सरोज जी के, श्वेता जी के, संभावना के, कि क्या, और मुझे लग रहा था कि ये सब मेरे लिए हो रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ यूनिवर्स इस वक्त मैं हूँ स्टेज पे। तो मुझे लग रहा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब तो मैं गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैंने कहा यार, और क्योंकि अब मैंने जो किया था वो मुझे कोरियोग्राफर ने सिखाया था, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि कोरियोग्राफी वीक थी, क्योंकि फिर मुझे आगे शो भी करना है। कल को पता चला तू स्टेज पे जाके मुझे ये बोल रहा है कि मेरी कोरियोग्राफी वीक थी, तो मैंने कहा वहाँ से भी हाथ धो बैठूंगा मैं। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं करूँ क्या अब, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझे बस आज बचा ले, आज के एपिसोड में बचा ले, कल मैं ऐसा करूंगा, मैं स्टेज तोड़ दूंगा ऐसा नाचूंगा। राइट, राइट। सरोज खान जी के लिए क्या कहेंगे, एज वहाँ पे थी आप, क्या उनकी अगर आप लर्निंग्स बता पाए कि क्या आपने कुछ सीखा, अगर कुछ आपका इंटरेक्शन हो पाता था आप लोग? सरोज खान जी से बहुत बातें होती थी, और वो बहुत ही ब्लंट थी। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरी तरफ। और अभी तक उन्होंने मुझे 3 बार शो में, 3 से 4 बार 101 रुपये दिए थे, जो उनका आशीर्वाद होता था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो नोट मेरे पास आज भी हैं, इस बात को 15 साल हो चुके हैं, वो चारों नोट मेरे पास आज भी हैं, वो एक एक के सिक्के भी मेरे पास आज हैं, मैंने संभाल के रखे हुए हैं। तो वो जिस तरीके से आपको आपकी गलतियां भी बताती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ा प्यार से बताती हैं, मेरी तरफ उनका जो स्वभाव है थोड़ा सॉफ्ट है। और उन्होंने मुझे एक नाम भी दिया था शो में, अक्षय जैक्सन, क्योंकि मैंने अक्षय कुमार के डायलॉग्स और माइकल जैक्सन के बीट्स को लेके कॉम्बिनेशन बना के एक परफॉर्मेंस किया था। तो वो इसलिए मुझे नाम अभी तक याद है, अक्षय जैक्सन। तो बहुत प्यार करती थी वो, और बहुत स्ट्रिक्ट भी थी जब आपको उनको आपकी गलती बतानी होती थी। लेकिन वो लेजेंड हैं, उनको मतलब वो आपको अगर आंख बंद करके भी देखेंगी तो भी शायद आप में कमी या अच्छी चीज़ जो है बता देंगी। ये तो है। श्वेता जी के साथ कभी बात हुई इसके बाद? मैं उसके बाद एक सीरियल कर रहा था, और चांदी वाली स्टूडियो में काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया इस बात को भी, आई थिंक 10 साल हो गए। तो मिले हम लोग, अच्छे से मिले। मैं उनको तब भी श्वेता मैम बोलता था, तब भी श्वेता मैम बोला, आज भी मिलूंगा तो श्वेता मैम ही बोलूँगा, क्योंकि जब आप शहर में नए नए आते हो तो जिससे आप पहली बार मिलते हो ना, तो आपके लिए वो चकाचौंध की दुनिया होती है। तो मेरे लिए आज भी ऐसा ही है। लेकिन मैं मिला काफ़ी पहले था उनसे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझसे मिली। वो भी किसी सीरियल का शूट कर रही थी, शी वॉज़ वेरी प्राउड कि मैं अब एक सीरियल कर रहा हूँ, कहाँ से एक रियलिटी शो करके, एंड ऑल दैट। राइट, राइट, राइट। उसी शो में संभावना भी थी, जैसे आपने कहा कि मैं उनके पैर नहीं छूता था, मैं बसता था चीज़ों से। ये कैसे डेवलप हो गया आपका, कि क्या था वो पॉइंट जो आपको अट्रैक्ट कर रहा था टुवर्ड्स संभावना? मुझे लगता है कि जो संभावना का मुंहफटपन है, जो जैसे जी सरोज जी का जैसे था कि वो सीधा स्ट्रेट बोलती थी कि ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। जैसे संभावना ब्लंट है, और उससे भी ज़्यादा ऊपर डांस। तो जब पहली बार मैं मिला था तब तो ऐसे इंटरेक्शन हुआ था, मुझे अच्छी लगी थी संभावना। और क्या है, जब आप नए आते हो, आप किसी भी हीरोइन को देखते हो तो क्योंकि आपने इतनी सुंदरता कभी अपने शहर में देखी नहीं है, तो आपको लगता है ये क्या देख लिया मैंने। तो लेकिन जब पहली बार शो में मैंने डांस करते हुए देखा, क्योंकि पहले एपिसोड में सभी को डांस करना था, जजेस को भी, तो मैंने लाइव डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने ना बिजली चमक रही है। ऐसा कोई कैसे परफॉर्म कर सकता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि पीछे जो ढोलक तबला जो बीट बज रही है गाने की ना, वो उसकी कमर के जोर की वजह से बज रही है। ये वो म्यूजिक पे नहीं नाच रही है, वो नाच रही है इसलिए म्यूजिक बज रहा है। तो वो मैं देख के ना एकदम दंग रह गया। और क्या होता है, जब आपका आर्ट टू आर्ट कनेक्शन बैठता है ना, तो वो बहुत गहरा अट्रैक्शन होता है। स्कूल में भी डांसर बहुत जल्दी मिलते हैं, स्पोर्ट्स वाली लड़की स्पोर्ट्स वाला लड़का बहुत जल्दी मिलते हैं, तो वो एक बीच की चुंबक का काम करता है। लेकिन फिर जैसे आपने मुंबई आए, फिर मुलाकातें आप लोगों की हुई, फिर सारी स्टोरीज लोगों को पता है। फैमिली को लेके क्या कंसर्न्स थे आपको, कि फैमिली पे करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों की दुविधा में थे आप, आपके
तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से? मेरी फैमिली की तरफ से मैं नहीं था, मेरी फैमिली की तरफ से बस मुझे ये था कि वो मेरे लिए कंसर्न है कि जब भाई जब आप लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे, पैसे वैसे कमाने लगो, फिर आप जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी बिताओ, आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करो, हमारी पसंद की लड़की से शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उनका इतना ही कंसर्न था, जो कि सही भी था। राइट, राइट, वो हो ही जाता है ना आपसे, वो नेचुरल है। मुझे ये बताइए कि जब आप लोग की शादी हुई उस समय भी काफ़ी चीज़ें, जैसे आप बातें सुनने को, तो क्या उस समय भी ताने वाने सुनने मिलते थे आप लोगों को कि किस मतलब संभावना को लेकर कि क्योंकि आप अच्छा नहीं कर रहे थे उस समय, आपकी आइडेंटिटी उस लेवल की नहीं थी, तो इस तरह की चीज़ें भी आप पे इम्पेक्ट कर रही थी जब ऐसी तरह की बातें आती थी? मुझे लगता है तब तक मैं ओवरकम कर गया था इन चीज़ों ओवरकम से। कर हाँ, लेते थे, ओके। 2015-16 में जब मैंने बोला ना, जब मैंने अपना मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन बुक्स एंड ऑल, उसके बाद मैं ओवरकम कर चुका था इस चीज़ से। उसके बाद मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद मेरा फोकस काम पे था कि कुछ करना है। फिर उसी करने के उसमें फिर यूट्यूब शुरू किया। तब लाइफ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, कोशिशें चल रही थी, और संभावना ने भी उन चीज़ों पे फोकस करना कम कर दिया था। बिकॉज क्या होता है, जब तक आपकी शादी नहीं होती ना, तो आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि, लेकिन जब हो जाता है ना तो एक क्लोजर मिल जाता है। तो प्यार मेरे लिए एक प्रोजेक्ट की तरह था कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए। मुझे लगा था पहले ये प्यार का साइकिल ख़त्म करना है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ होता है, फिर आप काम कर रहे हो, आपका काम से ध्यान हट जाता है, फिर आप इधर लौट के आते हो, फिर आप काम पे जाते हो, फिर इधर अच्छा, कुछ। चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही थी आप हाँ, पर। तो आपको होता है ना, जब आप एक जगह प्यार भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी होता है इस रिलेशनशिप में, उसका असर आपके काम पे पड़ता है, आपकी फैमिली पे पड़ता है, सब जगह पड़ता है। तो मैंने कहा यार पहले इस लूप को क्लोज करो, या तो शादी करो या तो ब्रेकअप करो और आगे बढ़ो। तो मेरा फोकस ज़्यादा शादी पे ही था। तो मैंने कहा ये प्रोजेक्ट चल रहा है सीज़न 1, ये सीज़न 1 बंद करो, सीज़न 2 शुरू करो अब लाइफ राइट, का। राइट, राइट, राइट। तो जब वो कैसे हुआ कि मतलब जब आपने शादी और सारी चीज़ें हो गई, फिर वो आपको सपोर्ट की तरफ, संभावना की तरफ से सपोर्ट था, या आपने जैसे कहा कि खुद से मैंने वो डेवलप कर लिया था यार कि अब अपने काम पे फोकस करते हैं, तो ये कितना रोल था संभावना का इन सारी चीज़ों में, और कितना खुद से आप सब वो कर रहे थे अपने आप को? हम दोनों ने एक दूसरे को हील करने में बहुत हेल्प की है। हाँ, और संभावना का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत है इंडस्ट्री का, और उस एक्सपीरियंस से वो मुझे कई चीज़ें बताती थी, जो कि जब तक आप वो ना कर लो, जैसे कहते हैं ना लोग कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और एक इंसान होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखता है। तो संभावना ने शायद जो उसको लगता है गलतियाँ की थी, उससे उसने मुझे सिखा दिया कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो उसकी वजह से मेरे लिए रास्ता बहुत ज़्यादा साफ हो गया। मैं ट्रायल एंड एरर में नहीं फंसा कि ये करके ये करूँगा, वो करके वो करूँगा। तो वहाँ से मेरे लिए उसने क्लीन रास्ता दिखा दिया मुझे कि कैसे करना है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ किससे कैसे मिलना है। कोई इंसान अगर आपको 7-8 बजे के बाद ऑफिस में बुलाता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। हाँ, तो अ, इसमें बहुत हेल्प की उसने, और बिलीव किया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान का अपने आप में बिलीव ना हर कुछ दिन में टूटता है, क्योंकि हर रिजेक्शन के बाद आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आता है कि यार ये शायद पिछली बार मैंने गलती से कर दिया था, एक्चुअली मैं कर नहीं पाता हूँ। तो फिर एक आदमी चाहिए जो आपको इंजेक्ट करे वापस उस सेल्फ बिलीफ से। तो उसने मुझे हमेशा वो सेल्फ बिलीफ इंजेक्ट किया है। उसने हमेशा मुझ पर बिलीव किया है, और मैंने उस पर बिलीव किया है। तो आपके अपने बिलीव करने के साथ आपको एक इंसान चाहिए लाइफ में जो आप पे बिलीव करता है, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। तो आपको समझ में आता है कि जो इंसान है आपके सामने आपसे सच बोल रहा है। बाहर का इंसान किसी लालच में आपसे कोई बात काम निकलवाने के लिए भी बोल सकता है, लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर जिस पे आप इतना बिलीव करते हो, वो अगर आपको क्रिटिसिज्म भी देता है ना, तो आपको लगता है कि यार ये इस चीज़ पे मुझे काम करना चाहिए, ये कमी है मेरे में, अगर ये इंसान बोल रहा है तो। जब आपकी शादी होती है उस समय आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और संभावना उस समय ज़्यादा हिट थी, पॉपुलर थी, फेमस थी। तो जब उनका कॉल आता है तो लोगों को ये है कि जो एक डाउट होता है, जैसे आपने कहा भी, तो वो संभावना की तरफ से पूरा क्लियर समझ में आता है कि वो पूरे प्यार में थी आपके साथ। आपको लेकर लोगों के मन में हो सकता है कि जो शंकाएँ थी, सारी चीज़ थी, अब आप उसे गलत प्रूव कर रहे हैं अपने काम से, क्योंकि आज आप उस रोल पे खड़े हो जहाँ पे जो आप चाहते थे, और धीरे धीरे अब चीज़ें बेहतर होती जा रही है। पर वहाँ संभावना की चीज़ें दिखाई देती है कि हाँ, वो लड़की जो है उसने ये सारी चीज़ें नहीं दी, उसने प्यार को चूज़ किया। फ़र्क नहीं पड़ता घर क्या बोल रहा है, दोस्त क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहा है। एज अ पार्टनर अगर वैसी अगर लाइफ पार्टनर मिले तो मुझे लगता है ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है किसी के लिए भी।
बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, तो सामने वाले इंसान को आपसे क्या ही चाहिए होगा सिवाय प्यार के। तो ये बहुत क्लैरिटी हो जाती है। वरना एक रिलेशनशिप में ना आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि ये इंसान मेरे साथ है। आजकल खासकर आज का जो प्यार है उसकी बात कर रहा हूँ। वो सब ये सोचते हैं कि इसको मुझसे क्या चाहिए, ये क्यों मुझे इतना प्यार कर रहा है, ये मुझे क्यों इतना प्यार कर रही है, इसको मुझसे क्या चाहिए। और इसी कश्मकश में आप जल्दीबाजी में शादी कर लेते हो, और फिर आपके दिमाग में बातें चलती रहती हैं कि इसने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि इसे मुझसे ये चाहिए। और फिर वो ज़्यादा अच्छा चलता नहीं है रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ में गड़बड़े आती हैं। लेकिन मेरे केस में मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं बहुत क्लियर था कि इस लड़की को मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं। हालांकि इसको लग सकता है कि मुझे इससे कुछ चाहिए, तो मुझे उसको क्लैरिटी देनी थी कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए। और वो क्लैरिटी मैंने दी, और उसको मेरी आंखों में विश्वास दिखा, मेरे एक्शन में विश्वास दिखा कि ही रियली लव्स मी, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट, इतना ही। और फिर हमने शादी की, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। और वो सपोर्ट ऐसा है कि हम एक दूसरे को एक ही समझते हैं। मतलब इट्स लाइक कि हमको साथ में आगे बढ़ना है, चाहे हम काम अलग अलग कर रहे हैं। तो मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें संभावना का इनपुट ना हो, और उसका कोई काम ऐसा नहीं जिसमें मेरा इनपुट ना हो। संभावना आई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि अविनाश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोपहिया एंड ऑल में, मंडला मर्डर्स में, जुगाड़ क्यों नहीं लगाती आप? तो बोलती है भैया जुगाड़ से काम नहीं चलता, और उससे अगर मुझे करवाना होगा तो मैं जब चाहे करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे जुगाड़ नहीं, अपने दम पे काम करना। ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जो उनका नेचर है वो भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। तो वो चीज़ें अभी भी वो मेंटेन करती हैं, वो सारी बात कि आप एज अ पार्टनर, जैसे कि अब आप इतनी राइटिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपके मन में आता है कि चलो कुछ किया जाए संभावना के लिए, या उनका यही नेचर है कि नहीं मैं जो भी करूँगी यहाँ से अपनी जर्नी खुद तय करूँगी? नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो किरदार लिख रहे हो वो उसमें फिट होना चाहिए इंसान। अभी जो भी मैंने किया उसमें उसको संभावना को जिस तरह के रोल करने हैं उस तरह के रोल अभी तक उसमें नहीं हुए हैं, जो मुझे लगता है। और मैं ये चाहूँगा कि जब कोई मुझे खुद फ़ोन करके कहे ना कि यार ये जो आपने लिखा है इसमें जो रोल है यार, अगर आपकी वाइफ कर देंगी तो मज़ा आ जाएगा, हम चाहते हैं वो ये कर दें। तो मैं चाहता हूँ कि लोग खुद अप्रोच करें, अपने आप को, हम दोनों को इस काबिल बनाना है, वो हमें हमेशा रहता है हमारा। अच्छा मुझे ये बताइए ना अविनाश, एज अ डांसर, एज अ राइटर और एज अ एक्टर, किसको सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं? एक्टिंग। एक्टिंग। एक्टिंग मैं बचपन में 7th स्टैंडर्ड में था जब मैंने फिल्म देखी थी, गाना सुना था कहो ना प्यार है का, एक पल का जीना। वो टाइम था कि मुझे पता था मेरे को यही करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप छोटे होते तो आपको ऐसी चीज़ें आकर्षित करती हैं ना, फिर आपको धीरे धीरे आर्ट के बारे में, क्राफ्ट के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करते हो, देखना शुरू करते हो सिनेमा को, तो आपको समझ में आता है। लेकिन शुरू से प्राइमरीली मुझे एक्टर ही बनना था, और डांसिंग से मैंने शुरू किया, क्योंकि शुरू में ऐसा होता था ना कि पहले का एक टाइम था जब ये होता था कि भाई हीरो को ना डांस आना चाहिए, हीरो की बॉडी होनी चाहिए, हीरो को घुड़सवारी आनी चाहिए, हीरो को तलवारबाजी आनी चाहिए, वो सब होता है, वो सब था। ठीक है, अब वो थोड़ा कम हो गया है। अब वो ये होता है कि भाई आप अगर अच्छे एक्टर हो तो ये सब आप सीख लोगे, लेकिन अगर सीखे हो तो अच्छा हो। तो मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा था पहले से कि पहले डांस सीखूंगा, फिर मार्शल आर्ट सीखूंगा, फिर ये सीखूंगा। तो एक्टिंग करना शुरू किया उसके बाद, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को जो रोल ऑफर्स हो रहे हैं वो उस तरह के रोल मैं नहीं करना चाहता। तो मैं जिस तरह के रोल करना चाहता हूँ मुझे कैसे मिलेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर आपको कोई नहीं जानता, सबसे पहला स्ट्रगल ये होता है इंडस्ट्री को बताने का कि आई एग्जिस्ट। हर्ष नाम का एक लड़का है जो एक्टर है, ये पहले पता तो चले, फिर कोई आपको अप्रोच करेगा किसी चीज़ के लिए। तो मेरा पहला ये था कि मैं पहले एग्जिस्टेंस बताऊं। तो वो मैंने करने की कोशिश की। तो उसमें क्या होता है कि जब आप लोगों को कॉल करते हो, लोग आपके कॉल नहीं उठाते क्योंकि उनको पता नहीं आप कौन हो। रोज़ दिन में हज़ारों एक्टर कॉल कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार फिर इन लोगों से कैसे मिला जाएगा, कोई तरीका नहीं है इनसे मिलने का। और मुझे लगा कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा कि उन्हें क्या चाहिए। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं हम कहते हैं बस भगवान मेरी नौकरी लग जाए, बस मेरी नौकरी लग जाए, ये आदमी मुझे नौकरी दे दे। हम कभी घर से निकलते वक्त ये नहीं सोचते कि वो जो उस कुर्सी पे बैठा है, जो अभी इंटरव्यू ले रहा है, जिसके पास मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, वो क्या सोच के बैठा है, उसको मुझसे क्या चाहिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडस्ट्री में ना
कहानियों की बहुत कमी है और सबको अच्छी स्टोरीज चाहिए। एक्टर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है वो उसमें रिजेक्शन होना ही होना है। जब 2 की ज़रूरत है 2000 आ जाएंगे तो बाकी को जाना ही पड़ेगा। वहाँ से एक दिमाग में चीज़ आई कि यार क्या मैं लिखना शुरू करूँ और क्या मैं ऐसे रोल लिखूँ अपने लिए जो मैं करना चाहता हूँ। उसमें मैं सारे बंधन तोड़ दूंगा अपने, जिन बंधनों में मैं बंधा हुआ हूँ। फिर ये आइडिया तो आ गया दिमाग में, लेकिन मैंने कहा यार इतना आसान थोड़ी है। लोग सालों से 15-15 साल से 20-20 साल से यहाँ राइटिंग कर रहे हैं, अपने पास 20-20 स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए हैं और कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैंने उस थॉट को निकाला। मैंने कहा सबसे पहले नेगेटिविटी आती दिमाग में, लेट्स डू इट, लेट्स फाइंड आउट। तो मैं पहले थोड़ा शेरो शायरी लिखता था, तो मुझे एक थोड़ा सा था कि मैं कहानियाँ शायद लिख सकता हूँ। फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर मुझे मेरा पार्टनर मिला चिराग, फिर हम दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। और लिखते लिखते फिर मैं सेल्फ लर्निंग में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैंने कभी भी किसी चीज़ की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है ज़्यादा। तो मैंने लिखना शुरू किया और किताबें पढ़ना शुरू किया, फिल्मों के स्क्रीन प्ले पढ़ना शुरू किया। जब भी कोई मुझे बोलता था कि ये फिल्म बहुत अच्छी है देखिए क्या, तो मैं वो नहीं देखता था। मैं पहले उस फिल्म का स्क्रीन प्ले ढूंढता था ऑनलाइन और मैं उस स्क्रीन प्ले को डाउनलोड करता था। अभी भी मैं करता हूँ, अब कम हो गया है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा था। और ये दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको एक्टर बनना है, आपको एडिटर बनना है, आपको राइटर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, आप फिल्म का स्क्रीन प्ले पढ़ो। जब किसी फिल्म की तारीफ सुनो, उस फिल्म को कभी मत देखो, पहले उसका स्क्रीन प्ले डाउनलोड करो। मिल जाते हैं मोस्टली अच्छी फिल्मों के, उसको पढ़ो। मंडे को पढ़ो, फिर ट्यूसडे को दोबारा पढ़ो। 3 से 4 घंटे लगते हैं मुझे, लोग जल्दी भी पढ़ लेंगे। उसके बाद वेडनेसडे को फिल्म देखो म्यूट पे। थर्सडे को फिल्म देखो ऑडियो के साथ। फ्राइडे को दोबारा फिल्म देखो। सैटरडे संडे ब्रेक लो, मंडे को नई फिल्म उठाओ। इससे क्या होगा कि आप जब फिल्म पढ़ रहे हो ना, तो आपकी अपनी इमेजिनेशन बन रही है। अगर आप डायरेक्टर हो तो आपकी अपनी इमेजिनेशन बन रही है, अगर आप एक्टर हो तो आपकी अपनी इमेजिनेशन बन रही है, अगर आप राइटर हो तो। और फिर जब आप वो फिल्म देखते हो, तो फिल्म देख के आपको लगता है यार ये लाइन जो मैंने पढ़ी थी मैं ऐसे बोलता, लेकिन इस एक्टर ने ऐसे बोला, क्या गैप है हम दोनों के बीच में, लेट्स फिल इट। उसका क्या प्रोसेस था। मैं इस सीन को ऐसे इमेजिन कर रहा था, ये डायरेक्टर ने ये शॉट लगाया, ओ ये ऐसे सोच रहा है। तो जब कोई हमें कुछ बताता है ना, तो हम उस चीज़ को एज इट इज़ अगले प्रोजेक्ट में कॉपी कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसने ये सोचा कैसे, हम उसकी सोच को कॉपी कर लेते हैं। तो अगर उसने सोचा कैसे, हम अगर उसकी थिंकिंग पैटर्न को पकड़ लें, तो आप फिर अपना अलग काम कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी अलग दिखा सकते हो। तो ऐसे ब्रेक डाउन करके स्क्रिप्ट कहानियाँ पढ़ के फिर लिखना शुरू किया। लिखते 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 मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं लिख सकता हूँ। और फिर जब दो फिल्म थी, एक का नाम था नौसिखिए, एक का नाम था ककूदा। नौसिखिए बन चुकी है, ककूदा रिलीज़ भी हो चुकी है। वो लेके हम गए RSVP के पास और उन एलिप्सिस एंटरटेनमेंट के पास। तो उनको पसंद आई एंड वी वर लाइक कि ये क्या हो गया। और एक कंपटीशन होता है फिक्की फ्रेम्स, SWA कराता है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन। वहाँ पे सारे राइटर्स आते हैं, आपको 10 मिनट मिलते हैं आपका आइडिया पिच करने के लिए। हर रूम में एक प्रोडक्शन हाउस का एक इंसान बैठा हुआ है, बाहर लाइन लगी हुई राइटर्स की। आप अंदर गए, आपको 10 मिनट मिले, आपको कहानी सुनानी है और निकल जाना है। 10 मिनट में आपको क्रैक करना है वो। तो वहाँ पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए काम आई वो थी मेरी एक्टिंग। जब मैं उस रूम में घुसा, मैं देख रहा था यहाँ जो राइटर्स हैं ना, उनके चेहरे पे लिखते लिखते झुर्रियाँ आ चुकी हैं। वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इनके सामने मेरी कहानी क्या ही सिलेक्ट होगी। पहले ही कॉन्फिडेंस टूट चुका था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो लिखा है आ गए हैं, पैसे भर दिए हैं, फीस भर दी है, एक स्लॉट के कुछ पैसे होते हैं। मैं गया अंदर, तो वहाँ सलोना बैठी थी। सलोना जो हमारी दोपहिया की प्रोड्यूसर है, तो पहली बार मिला था मैं उनसे। तो मैं गया और मैं कुर्सी पे बैठा था, तो उन्होंने बोला हाँ बताइए क्या कहानी है आपकी। तो मैं कुर्सी पीछे करके खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा मैं खड़े होकर सुनाऊंगा। तो मैं सोच के गया था कि मैं कहानी सुनाऊंगा नहीं, मैं परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और ये यहाँ पर और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी सब सिर्फ राइटर है। और मैंने वो खड़े होकर कहानी सुनाई, हॉरर कॉमेडी ककूदा, और वो सुनती रही। और जब खत्म हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये ताली बजाएंगे, क्योंकि एक्टर को ये गंदी आदत होती है कि जब वो परफॉर्म करे उसको चाहिए कि अब एक ताली बज जाए ना तो मज़ा आ जाए कैमरे के पीछे से।
तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। मैंने कहा गई अपॉर्चुनिटी हाथ से। मैं आ गया, मैंने चिराग को बोला, उसने दूसरी स्क्रिप्ट पिच की थी कहीं, उसने बोला मेरे को भी ऐसा ही हुआ। हम दोनों घर आ गए लौट के। एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आया कि हम RSVP की पूरी टीम को ये कहानी सुनाना चाहते हैं, सबको पसंद आया इनिशियल आइडिया। अब मैं RSVP के ऑफिस गया और अब वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो भरा हुआ था, वहाँ 20 लोग बैठे थे और सब क्रिएटिव्स। लेकिन कॉन्फिडेंस मेरे एक लेवल ऊपर जा चुका था। फिर मैंने और चिराग ने डिसाइड किया कि पिछली बार जो चीज़ वर्क करी थी वो ये थी कि एक्टिंग करी थी हमने, जो कोई नहीं कर रहा था। अब हमें ऐसी चीज़ क्रैक करनी है जो कोई भी जब राइटर जाके नरेशन देता है तो क्या चीज़ है जो वो नहीं करता होगा। तो हम घर से बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक लेके गए और हम स्क्रीन के लिए इमेजेस लेके गए। तो हमने प्रोजेक्टर पे इमेजेस चलाई जैसी हमें वो दुनिया दिख रही थी फिल्म की, और हमने स्पीकर पे बैकग्राउंड स्कोर चलाया और हर सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर बदलते थे। तो सामने बैठे लोगों को लग रहा था कि फिल्म चल रही है, ये वो फिल्म हम सुन रहे हैं, हम एक्चुअली रिलीज्ड फिल्म देख रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस था और अपनी चीज़ें ऐड करने का कि बाकी लोग क्या नहीं कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, जब वो किया तो उससे वो फिल्म सिलेक्ट हुई। फिर नौसिखिए भी सिलेक्ट हुई। फिर नौसिखिए में भी मैंने एक प्राइमरी पार्ट प्ले किया है, जब आएगी तो पता चलेगा। फिर दुपहिया हुआ। तो मेरा यही है कि मेरा अल्टीमेट ड्रीम ये है कि मैं जो लिखूं उसमें मैं लीड प्ले करूं और एक टाइम पे मैं वो डायरेक्ट भी करूं। हाँ, आई वॉन्ट टू फॉलो द पाथ ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन। मुझे वो करना है क्योंकि मुझे समझ में आता है कि जब मेरे 3-4 विजन मिलते हैं तो मैं फ्रीली काम कर पाता हूँ। तो मुझे अपनी लिखी हुई फिल्म में लीड प्ले करना है, ये मेरा अल्टीमेट गोल है जिसके लिए मैंने राइटिंग शुरू की है। तो ये जो रिजेक्शन जो मिले थे उससे ही आपने ये सीखा कि कुछ नया लेकर आते तभी ये हिट करेगा। जैसे दूसरे राइटर्स जो नॉर्मली अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाते थे और प्रेजेंट करते थे, आपने पूरा प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज कर दिया क्योंकि आपके अंदर वो एक्टर भरा हुआ था, तो वो इम्पैक्ट डाला उसने बेसिकली। बिल्कुल, मतलब मुझे मेरी एक्टिंग स्किल्स हर जगह काम आती हैं और वही शायद मेरी राइटिंग को और पुश कर रही हैं। जब मैं फिल्म नरेट करने जाता हूँ तो अब फिल्म में नरेट कर रहा हूँ, उसमें 50 कैरेक्टर है और सामने कोई सुन रहा है, तो जैसे ही मैं एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पढ़ रहा हूँ तो मैं एज एन एक्टर स्विच कर जा रहा हूँ। तो सबको एक्चुअली वो फिल्म बढ़ती और सारे कैरेक्टर एक इंसान में दिख रहे हैं। तो एक तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि मुझे परफॉर्म करने को मिल रहा है, कम से कम 2 ही ऑडियंस से ही मेरे को कोई सुन रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि फिर लोगों को ये पता चल जाता है कि आप एक्टर हो क्या। तो क्योंकि ऐसे कोई नरेट साथ साथ में ऑडिशन भी हो रहा है, साथ साथ में ऑडिशन भी हो रहा है राइट। और ये चीज़ बहुत हेल्प करती है क्योंकि फिर जब मैं अगर कहता भी हूँ कि ये वाला पार्ट है, ये मैं प्ले करना चाहता हूँ, तो लोग सीरियसली लेते हैं क्योंकि लोग परफॉर्मेंस देख चुके हैं नरेशन में, तो वो बहुत हेल्प करता है। और इसीलिए मुझे नरेशन करना बहुत पसंद है। मैं सोचता हूँ कि किसी को पढ़ने के लिए ना भेजूँ मैं स्क्रिप्ट, मैं खुद जाके सुनाऊँ। अच्छा अविनाश, मुझे ये बताए ना कि राइटिंग के दौरान हम देखते हैं ना बहुत टाइम आता है जहाँ पर आप स्टक हो जाते हो, समझ में नहीं आता कि अब इसके आगे कैसे लेके जाया जाए, चीज़ों को क्या किया जाए, सारी प्रॉब्लम। तो उसको कैसे आप ब्रेक डाउन करते हो, उससे कैसे ओवरकम कर पाते हो कि चलो ये यहाँ पर स्टक हो, तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस होता है स्क्रिप्ट में आगे बढ़ने के लिए? हाँ, जब मैं कोई कहानी लिख रहा होता हूँ, अगर मान लें वो रोमांटिक कॉमेडी है, ये एक्टिंग में भी और राइटिंग में भी, तो मैं पहले ना एक म्यूज़िक ढूंढता हूँ। जैसे अभी मैं एक सुपर नेचुरल थ्रिलर लिख रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, लिख चुका हूँ अब तो, लेकिन जब मैं लिख रहा था ना तो जो स्क्विड गेम का बैकग्राउंड है ना, टा 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 टा, वो मुझे ना मेरे दिमाग में अटक गया। अब वो लूप पे मेरे लैपटॉप पे चलता रहता है और मैं उसके साथ लिखता हूँ, तो वो मुझे हेल्प करता है, वो मुझे उस जोन में डालता है। और फिर मैं कहानियाँ भी ऐसी ही पढ़ता हूँ, फिल्में भी ऐसी देखता हूँ, मैं अपने आप को ना उस एनवायरनमेंट से बॉम्बार्ड कर लेता हूँ। मतलब अगर मैं रिवेंज ड्रामा लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ ना, तो मैं उस तरीके के म्यूजिक से, कंटेंट से अपने आप को घेर लूँगा। तो उससे क्या है, मेरा माइंड ना बहुत फोकस्ड हो जाता है एक ही डायरेक्शन में, और ब्रेन बहुत फास्ट सोचता है, मतलब उतना फास्ट लिख नहीं पाता। तो बस मैं डंप करता हूँ, मतलब बेसिकली उसको बोलते हैं वॉमिट ड्राफ्ट, पहले ड्राफ्ट को, कि आपके अंदर जो कुछ है आप जज मत करो, उल्टी करो पेपर पे, लिखते जाओ, बाद में छाटा काटी होती रहेगी। लेकिन उसमें एक टाइम आता है कि जब आप स्टक हो जाते हो, या तो आप क्लीशे में फंस जाते हो, आपको वही आइडियाज आते हैं जो या तो पहले कोई कर चुका है
या 100 फिल्मों में हो चुका है, और फिर आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते, अटके रहते हो। उस टाइम पे बिल्कुल ही रिवर्स एक्टिविटी करता हूँ मैं। जैसे मैं राइफल शूटिंग करता हूँ, हाँ, मुझे राइफल शूटिंग बहुत पसंद है, पिछले 1-1.5 साल से कर रहा हूँ मैं। अब अभी मेरे शोल्डर की सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर, तो थोड़ी देर के लिए बंद है। राइफल शूटिंग में क्या है, आप गए, आप टारगेट पे राइफल लगा के खड़े हो, आपको एकदम स्टिल होना है, आपको अपने ब्रेन को बंद करना है। ब्रेन चलेगा तो कभी भी शॉट सही नहीं लगेगा। और राइफल शूटिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेरे कोच ने बताया था, जो कि बहुत ही कमाल बात लगी मुझे, कि जब आप राइफल शूटिंग कर रहे हो ना, तो एक साइट होती है त्रिशूल जैसी, जिसके थ्रू आप टारगेट को देखते हो 10 मीटर राइफल शूटिंग में, और आप टारगेट को हिट करते हो, और वो कभी भी हिट नहीं होता। तब कोच ने बताया था कि नेवर फोकस ऑन द टारगेट, फोकस ऑन द साइट। ये वही बात है कि फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन जब मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया राइफल शूटिंग में, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मैं शायद रिजल्ट पे कूद गया हूँ, इसलिए मैं फंस गया हूँ। और उसमें आपका ब्रेन बंद होता है, बॉडी स्टिल होती है। इसके अलावा कभी जिम किया, कभी डांस कर लिया, कभी मार्शल आर्ट्स कर लिया। तो एक एक्टिविटी जो मेरे उससे बिल्कुल ही अलग है, फिल्म से लेना देना ही नहीं है, ऐसी चीज़ें करना। तो उससे क्या होता है कि जब आप वापस आते हो ना, तो ब्रेन को ना एक एक पॉज मिल गया होता है, एक 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 रिलैक्सेशन मिल गया होता है। जब वो आता है तो नई तरीके से आपका ब्रेन सोचना शुरू करता है, और फिर आपको एकदम से 10 गलतियां दिख जाती हैं जो आपने लिखा था उसमें। राइट, क्योंकि आप ब्रेन अब फिर से उस रिप्रोसेस में है, रिफ्रेश होकर आया है। करेक्ट। राइट। जर्नी है बॉलीवुड की, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, इसके पहले आपकी भोजपुरी की जर्नी भी रही है। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? यार मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत अच्छा था। हालांकि मैं बहुत क्लियर था कि जब मैंने वो रियलिटी शो जीता था तो मुझे ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन मैं क्लियर था कि मुझे तो लीड में ही फिल्म करनी है और अच्छी फिल्म करनी है। फिर भी संभावना हमेशा ये कहती थी कि तुम फोकस करो हिंदी पे, और जो चीज़ इजीली आ रही है उसके पीछे इतना मत जाओ अभी। और वो हमेशा मुझे गाइड करती थी इस चीज़ के लिए। लेकिन तब हम रिलेशनशिप में थे, तो मैं उसे अपनी ज़्यादा सिचुएशन बताता भी नहीं था कि भाई मैंने आज चाय पत्ती के भी पैसे नहीं थे तो चाय नहीं पिए घर पे। तो अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं एक अगर कोई ऑफ़र आ रहा है तो कैसे छोड़ दूं। फिर मैं एक दिन गोरेगांव से अपने दोस्त के साथ आ रहा था, बाइक पे पीछे बैठा हुआ था, और मैंने उसको बोला कि यार मुझे ना एक फ़िल्म का ऑफ़र आया है, और भोजपुरी फिल्म है, और मुझे लग रहा है कर लूँ क्या, पैसे भी अच्छे हैं। कौन सी, नचनिया है? नचनिया। अच्छा, नचनिया। तो उसने बोला कर लेना चाहिए, लेकिन देख लो फिर भोजपुरी में तो आप हमेशा ये देखते हो ना कि यहाँ से कौन बाहर निकला है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल आता है, रवि किशन। ठीक है, तो अगर आपके पास एक भी एग्जाम्पल होता है तो आप कहते हो कि चलो ठीक है, फिर मेरा भी कुछ हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म करूँगा। फिर मुझे पता चला कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो मराठी डायरेक्टर है, और उन्होंने मराठी फिल्म बनाई है। तो फिर क्या होता है कि उन एक सेंसिबिलिटी अलग होती है मराठी फिल्म डायरेक्टर्स की। तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, और फिर जब मुझे फ़िल्म की कहानी पता चली तो मुझे लगा यार ये तो कुछ अलग है, कहानी तो अलग है, लेकिन वैसी ये बन जाए। अब उस बजट में वो जैसी बन सकती थी वैसी बनी, लोगों ने बहुत सराहा उसको। हाँ, उसमें कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो गए सब टाइटल्स में, इसमें इसलिए वो नेशनल अवार्ड में नहीं जा पाई, हालांकि उसको कंसीडर किया जा रहा था। तो वो शायद पहली फिल्म होती भोजपुरी की जो नेशनल अवार्ड ले पाती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस फिल्म का हिस्सा रहा हूँ, और उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि उस फिल्म में मुझे लौंडा नाच करना था, और वो किसी लौंडा नाच जो करते हैं बहुत फेमस हैं सलेमपुर के, उनकी कहानी थी। तो उनकी पूरी जर्नी दिखानी थी, जब वो यंग थे, जब वो लड़की बनते थे, जब वो लड़का होते थे, जब वो बूढ़े हो गए, और जब उनकी बेटी से कोई शादी नहीं कर रहा था। बिकॉज वो तब तब तो लोग बहुत प्रेस करते थे, क्या नाचता है क्या नाचता है, लेकिन उनकी बेटी से कोई शादी नहीं कर रहा। तो पूरी एक जर्नी थी, तो मुझे वो करने में बहुत चैलेंजिंग था। कथक सीखा उसके लिए मैंने फिर बूढ़े इंसान का रोल, यंग लड़की बन के डांस करना बहुत चैलेंजिंग था। तो उस फिल्म ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। राइट। मुझे ये बताइए ना कि जैसे कि जो आपने कहा कि नचनिया को नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना था लेकिन नहीं हो पाई चीज़ों से, जबकि हम इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री थे, वहाँ पे मसाला
वर्क ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को काफ़ी वो भी किया जाता है। आप वो चेंज क्यों देखते हैं, क्या समझ पाते हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा वर्क करती हैं? क्या ऑडियंस टेस्ट है या एक्टर्स प्रोड्यूसर्स का पूरा उस तरह का रोल है वहाँ पर, क्या समझते हैं आप? क्योंकि जब भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो एक नज़रिया बन जाता है लोग कि यार वहाँ अच्छा काम तो नहीं होता होगा। आप क्या समझ पाते हैं? भोजपुरी फिल्मों के मसाले की अगर मैं बात करूं तो उसमें पहले मैं इस चीज़ को बहुत अलग नज़रिए से देखता था, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अगर कोई इंसान अपने गांव में, एक गरीब लड़का जिसकी पास खाने के पैसे नहीं हैं और वो भैंस चरा रहा है और उसकी बहुत बुरी हालत है, माँ बाप के पास दवाई के पैसे नहीं हैं, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो अपॉर्चुनिटी उसे नहीं करनी चाहिए सोसाइटी के लिए, लेकिन पैसा बहुत मिल रहा है, तो आप कौन है जो जाके उसको मोरल ज्ञान देगा, और क्यों वो लेगा आपका मोरल ज्ञान? पहली बात तो ये है। तो वो जो इंसान कर रहा है वो अपनी समझ के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से सब लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन ये जैसे आपने चमकीला देखी है, चमकीला में इसको बहुत अच्छे से दिखाया है। दुनिया देख रही है ना, वो बना रहे हैं, उनकी क्या गलती है? और वो नहीं बनाएंगे, सही बनाएंगे तो दुनिया देखेगी नहीं। तो ये दोनों तरफ का है कि ऑडियंस देखना चाहती है, आप दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, ऑडियंस देखना चाहती है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आ रही है और हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा है। मेरे को लगता है जल्दी वो एफर्ट दिखेगा। और क्योंकि होता है ना कि एक पॉइंट के बाद तो जो चल रहा होता है वो साइकिल क्लोज होता है और एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, इंसान की लाइफ में भी, इंडस्ट्री में भी, सब जगह। तो मुझे लगता है वहाँ भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग वहाँ लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ नया करने में। अच्छा, आप और संभावना की कोई प्लानिंग है भोजपुरी के लिए, क्योंकि वो एक लंबा एक्सपीरियंस होल्ड करती है उस इंडस्ट्री से, और जैसा कि उन्होंने आपको वहाँ पे अच्छी बुरी सारी चीज़ें समझाई होंगी, तो आप लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कुछ हम भोजपुरी के लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट करें, ऐसा कुछ है आप लोगों के माइंड में दोनों के? मेरे शुरू से ही बहुत मन है कि मैं एक भोजपुरी फिल्म बनाऊं, ओके। जो मैं डायरेक्ट करूं, लिखूं, परफॉर्म करूं, उसमें एक्टिंग करूं। बहुत टाइम से मेरा मन है, लेकिन वो सेम वेवलेंथ के लोग ढूंढ रहा हूं मैं, जो कि बिलीव करें उस कहानी में, और उनको ये हो कि हो सकता है ये फिल्म ना भी चले, रिस्क है वो एक, तो वो रिस्क लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं। मेरे पास कहानी लिखी हुई है, मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी है और मैं वहाँ से आया हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वहाँ के लिए कुछ करूँ, उस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करूँ जिससे उसमें एक वैल्यू ऐड हो और लोग उसको बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल नज़र से देखें। तो हम दोनों करना चाहते हैं और मैं काफ़ी टाइम से इस कोशिश में लगा हूँ, लेकिन क्या है, फिल्म कोलैबोरेटिव प्रोसेस है और आपको सेम वेवलेंथ के लोग मिलना ज़रूरी है उस तरीके का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो वही मेरी कोशिश है, वरना आप अगर ज़्यादातर देखोगे तो मेरी कहानियाँ होती वहीं से हैं, लेकिन होती हिंदी में। तो मेरा भी बहुत मन है कि मैं उन कहानियों को भोजपुरी में बनाऊं, और एक से एक कहानियाँ हैं वहाँ पर। बस आपको 4 हाथ और चाहिए जो आपके साथ आके हाथ मिला सकें। वो मैं जैसे वही समझना चाह रहा था कि क्या मतलब क्या फ़र्क आ जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे जिसके पास फैसिलिटी है, चीज़ें हैं, फिर वो इन अच्छी चीज़ें क्यों नहीं डेवलप कर पाता? आप क्या समझ पाते, क्या रीज़न रहता है जो वहाँ पे उन्हें स्टक हो जाते हैं, वो एक ही तरह की चीज़ों पर काम करते हैं? क्योंकि हम ऐसे देखने लगते हैं चीज़ों को कि जब मान लीजिए आप मेरे घर आए और मेरे घर पे मैंने आपको डिनर के लिए बुलाया और आप बहुत भूखे हैं, और मैंने घर पे दाल और राजमा बनाया, आप बहुत मज़े से खाएंगे। फिर अगले दिन मैंने आपको बुलाया, दाल और राजमा बनाया, आप मज़े से खाएंगे, दाल और राजमा बनाया। और मैं ये बोलूँ कि हर्ष को ना दाल और राजमा बहुत पसंद है, लेकिन मैंने हर्ष को कभी पनीर दिया ही नहीं ना, तो हर्ष को कैसे पता चलेगा कि पनीर किस टेस्ट का होता है? आप भूखे हो, आपको खाना मिल रहा है, आप खा रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको मिल रहा है, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को हम नई चीज़ सर्व करेंगे तो थोड़ा सा ही लगेगा। जैसे जब अब पहली बार मैं जापानीज़ फूड ट्राई करूँगा तो मुझे टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा कि ये कुछ अलग था यार, ये मेरे राजमा रोटी जैसा तो नहीं लग रहा। लेकिन हो सकता है 3-4 दिन मुझे लगे यार क्या जापानीज़ फूड है यार, मज़ा आ गया खा के। एक ये रीज़न है। और मैं एक बार अपार शक्ति खुराना को एक फ़िल्म नरेट करने गया था, और अपार ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो होती ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ बातें आपके साथ चिपक जाती हैं। तो उसने बोला, भाई आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है और आप ऐसे ही लिखते रहना, ये फिल्म हम कर पाएँ साथ में ना कर पाएँ,
और बस ये देखना कि आप थोड़ा देर से करप्ट हो। तो उनके कहने का मतलब ये था कि यहाँ, उसने कहा कि यहाँ पर करप्ट तो सबको ही होना है, सारा खेलिए आप कितनी देर से होते हो, कितना पुश कर सकते हो उसको, कितना बचा के रख सकते हो आपको कितनी देर तक। क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि अब आपको घर लेना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, या आपके पास काम आ रहा है, काम कैसे छोड़ दूँ यार, 5 फिल्में एक साथ आ रही हैं, तो आप पाँचों करने लग जाते हो एज एन एक्टर, एज ए राइटर। तो ये भी है कि आप कितना अपने आप को बचा के रख सकते हो कुछ देर तक, कुछ एक फिल्म और, एक फिल्म और, एक फिल्म और। राइट राइट राइट। आई गेस वो प्योरिटी है ना जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट्स उस तरह से शाइन करते हैं। और जब तक एक बार आप जब उसी तरह से आप इतने काम ले लोगे तो डेफिनेटली वो काम चलाओ वर्क आना ही लगेगा और वही चीज़ हो जाती है। मंडला मर्डर्स के लिए कैसे हुआ, यशराज के साथ कैसे पूरा हुआ, बॉन्ड कैसे बना, किस तरह से स्क्रिप्ट पूरी वर्क हुई? यशराज में एक ही योगी जी हैं जिनके लिए मैंने एक फ़िल्म लिखी थी, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया कि हम एक वेब शो बना रहे हैं, और गोपी सर उसके क्रिएटर, राइटर, डायरेक्टर हैं। तो गोपी सर से हम मिले, मैं और मेरा पार्टनर चिराग। तो हम मिले उनके साथ और हमने मीटिंग की। उस टाइम हम दोपहिया लिख रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया, आइडिया बताया, कॉन्सेप्ट बताया। हमको काफ़ी अच्छा लगा, हम तो करना ही चाहते थे। मुझे लगा कि अगर रात भर भी जगना पड़ेगा तो यशराज के साथ तो काम करना ही है। और उसके बाद हमें कोई कॉल नहीं आया, तो हमें लगा कि लग रहा है कि शायद नहीं बनी बात। लेकिन फिर एक दिन अचानक, आई थिंक 5 महीने बाद, फ़ोन आया कि हम मिलना चाहते हैं। तो हम गए, हम मिले, और उन्होंने बोला कि आप मोस्टली, क्योंकि हमने कॉमेडी लिखी थी इसके पहले, और यहाँ पर सबसे पहले आपके ऊपर स्टैम्प लगा दिया जाता है कि आप कॉमेडी राइटर हैं, आप सस्पेंस थ्रिलर लिखते हैं, आप ये हैं। एक्टर्स के साथ भी होता है, आप विलन करते हैं, आप ये करते हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये प्रोजेक्ट इसलिए था, हालांकि हम बहुत बिजी थे। दिन में हम दोपहिया लिखते थे और रात में हम मंडला मर्डर्स लिखते थे, तो बहुत कम सोते थे, 3 घंटे 4 घंटे कई बार। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी हम ये करेंगे, क्योंकि वो इमेज बनने से पहले तोड़नी है। क्योंकि दोपहिया आएगा, दोपहिया के तुरंत बाद मंडला मर्डर्स आएगा, तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप कॉमेडी लिखते हो कि क्या लिखते हो, आप सब लिख सकते हो, वो आना चाहिए निकल के। तो मंडला मर्डर्स हमने लिखना शुरू किया, मंडला मर्डर्स लिखा, और पहले एक एपिसोड लिख के दिया गोपी सर को, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ आप लोग लिखो। और उनका जो तरीका है, जो गोपी सर से मैंने सीखा, इतना प्यारा तरीका है, और इतना उनको नॉलेज है लाइफ की, राइटिंग की, डायरेक्शन की, कि मुझे लगा कि यार यहाँ पर ना बहुत कुछ मिल रहा है। पैसा तो मिल ही रहा है, उसके अलावा बहुत कुछ मिल रहा है। एक ऐसे इंसान से सीखने को मिल रहा है जिसके अंदर इतना नॉलेज है, जिन्होंने मर्दानी 2 बनाई है, मर्दानी 1 भी लिखी है, 2 भी लिखी है, बनाई भी है, डायरेक्ट की है। एक वो है, और दूसरा यशराज। तो जब हम मीटिंग्स के लिए या डिस्कशंस के लिए यशराज जाता था मैं, तो एक अलग फीलिंग होती है ना। यशराज का दरवाज़ा खुलता है और आपसे पूछा जाता है कि आप किससे मिलने आए हो, आप नाम लेते हो, आप अंदर जाते हो, फिर दूसरे दिन आपसे पूछा भी नहीं जाता, आपके लिए दरवाज़ा खुलता है। तो वो तो हर किसी का ड्रीम है यशराज में काम करना। और जब पहली बार मैं आदि सर से मिला था, तो ये था कि हाँ उनसे मिलूँगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब उनसे मैं मिला, आधे घंटे के लिए मिला मैं, आधे पौने घंटे के लिए, मैंने इतना कुछ सीखा उनसे। उनकी जो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है ना स्टोरीज़ को लेके, हम डिस्कस कर रहे थे और जैसे बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि हम स्टूडियो हेड हैं और कोई नया राइटर बाहर से आया अपनी कहानी सुनाने और बहुत एक्साइटेड है, पैशनेट है। ऐसा लगा नहीं कि कोई इंसान इतने सालों से काम कर रहा है, और सालों से काम करते करते आप मैकेनिकल हो जाते हो। हाँ ठीक है, ये इसका ये विलन यहाँ से आएगा, ये हीरो इसको ये करेगा, फिर इसकी, मैंने देखा है लोग ऐसे ही बात करते हैं, एकदम मैकेनिकल हो गए। लेकिन उनकी जो एनर्जी थी कहानी को सुनाने की और ये करने की, मुझे लगा कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ जो कहानी सुना रहा है अपने स्कूल में। और वो देख के मुझे ऐसा लगा यार ये इंसान इतने सालों से काम कर रहे हैं और इनके अंदर अभी भी वो पैशन, वो एनर्जी, फिर से चार्ज हो जाते हो। फिर आपका जो कुछ भी डाउन गया होता है लाइफ में ऊपर चला जाता है। तो यशराज ने बहुत कुछ दिया है मंडला मर्डर से। मुझे बताइए ना कि जो ये आपने व्लॉगिंग का जिक्र किया, ये एक लंबी जर्नी रही है और माशाल्लाह काफ़ी लोग उसके साथ कनेक्ट हुए हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें उसके साथ गड़बड़ भी हुई है, काफ़ी चीज़ें हुई। तो अब आप लोग कितना क्वेश्चन रहते हो कि यार चीज़ें हमें संभल कर करनी है, या वो अनफिल्टर्ड तरीके से ही चल रहा है
कि नहीं, हमें जो भी देना है ऑडियंस को हम सही देंगे? क्या ऐसे माइंड्स, क्योंकि जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं या किसी बिना बात का विवाद बन जाता है, तो वो माइंड में कहीं बैक ऑफ माइंड है कि हम उस तरीके से दे पाते हैं या नहीं दे पाते? कितना अपने आप को रियल रख रहे हो आप दोनों? थोड़ा थोड़ा रियल रखना बीच में इन चीज़ों की वजह से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है स्पेशली व्लॉगिंग में ना लोग आपको प्यार करते हैं आप जो हो उस वजह से। फिर कुछ समय के बाद लोग वो चीज़ बदलना चाहते हैं आप में। ये टिपिकल रिलेशनशिप की तरह है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। पहले आपको लगता है कि ये लड़का मेरा बहुत ख्याल रखता है इसलिए मैं इससे प्यार करती हूँ, या ये लड़की मेरा बहुत ख्याल। फिर आपको 6 महीने बाद लगता है यार ये बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखती है यार, इरिटेट करती है। व्लॉगिंग में यही होता है, पहले लोग आप जैसे हो आपको वैसे पसंद करते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं आप ये चीज़ बदलो। तो उससे क्या होता है कि बदल नहीं सकते, क्योंकि वो अगर अनफिल्टर्ड है तो कैसे बदलेगा। अगर फेक कर रहा है इंसान तो बदल सकता है। तो कई बार आपको ख्याल रखना पड़ता है अब कि कई जगह पे यू कांट बी योर सेल्फ, बिकॉज आपको पता है कि फिर विवाद बन सकता है, कुछ और हो सकता है, लोग शायद पसंद ना करें। लेकिन उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि जब कुछ ऐसा होता है जो लोगों को पसंद नहीं आता, तो कुछ लोग आपको छोड़ के जाते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं, अनफॉलो करते हैं। और वो मोमेंट मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो बचा है वो मेरा अपना है। ओके, ये दिखावे के लोग। हाँ, इससे ये पता चलता है कि फिल्टर हो रहा है। जैसे आपके 100 दोस्त हैं, अब आपके 2 दोस्त आपको छोड़ के चले गए तो आपको लगता है मेरे 2 दोस्त चले गए, लेकिन अब आपको ये सोचना चाहिए कि अब जो आपके दोस्त बचे हैं वो आपके अपने दोस्त हैं। अच्छा, 55 बचे हैं, अच्छा 40, ये आपके अपने हैं, क्योंकि आपको अंदर तक जानते हैं। तो वो जो लॉयल फैन बेस है उसका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने 2016 से लेके अब तक कई लोग ऐसे हैं जो जिनको पहले व्लॉग से लेके अब तक की जर्नी जिन्होंने फॉलो की, जो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारी ज़िंदगी का एक सफ़र उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है। राइट राइट। और लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब ये सारी चीज़ें होती है तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ट्रोल हो किए जाते हैं, तो उस समय अपने आप को कैसे मतलब मैं आप लोग माइंड सेट को रखते हो? क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आप लोगों के डिवोर्स की भी बातें आने लगी थी, तो तो मैं वही समझना चाहता हूँ कि कैसे रखते हो आप लोग की स्ट्रांग, और कैसे रिएक्ट करते हो? हम लोग इतना हंसे थे हर्ष इस बात पे, मैं क्या बताऊँ। मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे और वो न्यूज़ देखी मैंने, एंड मैं तो हंसते हंसते सोफे से नीचे गिर गया। मैंने कहा यार ये क्या है, कुछ भी हो रहा है दुनिया में। तो ऐसी चीज़ें आप हंस के टाल सकते हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा जो मैं करता हूँ ये कि मेरे फ़ोन में मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं रखता हूँ। हाँ, तो मेरे आईपैड में रखता हूँ। जब मुझे मेरा कोई काम आ रहा होता है जिसे मुझे प्रमोट करना है, फॉर एग्जांपल दुपहिया, मंडला मॉडल्स, तो मैं उस एक हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि रोज़ पोस्ट करना है। आज ये रिलीज़ हुआ है, ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, टीज़र रिलीज़ हुआ है, या फिर अगर मुझे कोई रील डालनी है, फ़ोटो डालनी है, तो मैं उसको आईपैड से पोस्ट करता हूँ और आईपैड बंद कर देता हूँ। क्योंकि आईपैड तो दिन भर लेके आप घूम नहीं सकते, दिन भर फ़ोन रहता है आपके पास। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि राइटिंग के टाइम पे ना, जैसे आप कहीं स्टक होते हो ना, इसमें क्या होगा, और हाथ जाता है और फ़ोन आ जाता है हाथ में, फिर आप इंस्टाग्राम पे चले जाते हो, फिर 2 घंटे निकल गए और राइटिंग गई भाड़ में, वो होता है। तो इससे मैं दोनों से बच पाता हूँ कि मैंने पोस्ट कर दिया, लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा वो मुझे पढ़ना ही नहीं है। और रात में या 2 दिन में एक बार मैं आईपैड पे देख लेता हूँ कि क्या कमेंट्स आए हैं, जस्ट ऊपर सरसरी निगाह से। अच्छा, पढ़ते हैं आप? जस्ट फॉर अ फीडबैक, ओके, कि भाई कुछ पोस्ट किया है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानने वाले हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, हाँ राइट, कुछ लिखा है आपके बारे में, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको रिप्लाई भी तो करो, रिप्लाई कमेंट्स को, उसके लिए। तो ये मेरा प्रोसेस है। और मैंने देखा है कि जब आप किसी को बोलते हो ना, लोग ना इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर पाते हैं, इतना फंस गए हैं अपने दिमाग में। एक बार करके देखो, मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ साफ दिखने लगेगा, एसी, दीवारें, आपको लगेगा मुझे सब क्लियर दिख रहा है। एक धुंधलापन जो ब्रेन फॉग होता है वो हट जाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को लगता है पता नहीं क्या मिस हो जाएगा इंस्टाग्राम पे। हमारा जॉब ही सोशल मीडिया का है, फिर भी मैं नहीं रखता और सब सही चल रहा है। और जिसका नहीं है वो भी लेके इंस्टाग्राम दिन भर घूम रहा है। सबकी खबर रखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपके अंदर जेलसी, आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर कंपटीशन, आपके अंदर कंपैरिजन चलता रहेगा, तो आप काम कैसे करोगे? राइट। और संभावना का क्या प्रोसेस है? संभावना का प्रोसेस है, संभावना पड़ती है पूरा पढ़ती है वो पूरा पड़ती है शिद्दत से, ठीक है। वो अफेक्ट भी होती है, वो उसको एक्सेप्ट भी करती है फीलिंग को, फिर उससे बाहर भी आती है, फिर से खड़ी होती है, फिर से शुरू करती है। तो उसका मेरा प्रोसेस बहुत अलग है। उसका प्रोसेस ये है कि फील द फीलिंग।
कोई फीलिंग आ रही है, डोंट इग्नोर इट, वो पूरा फील करती है हेड टू टो। एक हो गया, उसके बाद उस पर रिएक्ट कर लिया, फिर वो रिलीज हो गया। तो वो चैप्टर वही है कि एक विंडो जो ऐप पीछे बैकग्राउंड में खुली रहती है, एक ऐप बंद हो गई, तो जैसे क्लटर पीछे से साफ होता जाएगा बैकग्राउंड ऐप्स का, आपका माइंड और फास्ट और क्लियर काम करने लगेगा। और मुझे बताइए, जैसे संभावना जैसी वो इतने ऑट्रो है कि मतलब अपनी बातें खुलकर बेबाक तरीके से रखती है। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप चीज़ों को आपने कहा था कि इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते सारी चीज़, तो कैसे कॉम्बिनेशन वर्क करता है ये हस्बैंड वाइफ का? मुझे लगता है कि शायद इसीलिए वर्क करता है क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, और कई जगह पे मुझे बोलती है कि एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है, और मुझे पुश करती है कि यहाँ पर तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। और कई जगह मैं उसको पुश करता हूँ। उसे मेरी पर्सनैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उसकी पर्सनैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हम एक दूसरे को बार याद दिला देते हैं कि यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है अविनाश, और मैं याद दिलाता हूँ यहाँ पर इंट्रोवर्ट होना ज़रूरी, यहाँ पे बैक ऑफ, एक स्टेप पीछे ले लो, कुछ नहीं होता। और ये हम एक दूसरे को सुनते हैं, तो हम एक दूसरे का जो एक्चुअल नेचर है उसको नहीं बदलते, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट में जाता ही नहीं था, कभी भी नहीं जाता था। तो समाना ने बोला तो फिर तुम कैसे एक्सट्रोवर्ट हो गए? यू शुड गो, यू शुड शेयर योर स्टोरीज कि तुम कैसे हो। पीपल वांट टू नो, व्लॉग में लोग देखते हैं बट दे नो द रियल अविनाश, लेकिन द अविनाश बिहाइंड हिज वर्क वो कौन है, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे काम हो रहा है। देख के तो इतना मस्तखोर और ये और वो हंसी मजाक करने वाला लड़का लगता है, फिर ये इतना सीरियस चीज़ें कैसे कर रहा है। पीपल वांट टू नो, तो तुमको शेयर करनी चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ एक्सट्रोवर्ट होने की आपके सामने। ओके। एफर्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है। घर वाले कैसे हैंडल कर पाते संभावना का, उनका किस तरह से बॉन्ड बना हुआ है टुवर्ड्स गोरखपुर एंड ऑल? जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह के फीडबैक है? बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि संभावना, मुझे ऐसा लगता था ना, मैं जब मुंबई आ गया था ना, तो मेरा गांव से कनेक्शन टूट सा गया था। क्योंकि आपको क्या लगता है, जब आप कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो ना, तो आप ये सोचते हो कि वापस जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जितनी भी एक्टर्स हैं ना, वो मैंने देखा है वो जल्दी अपने घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि घर जाएंगे तो पूछेंगे क्या हो रहा है वहाँ, पड़ोसी पूछेगा हाँ भाई बॉम्बे गए थे कुछ हुआ, गाँव वाले पूछेंगे। तो मैं उसकी वजह से ना डिस्कनेक्ट हो गया कि जाऊँगा तो यार 4 लोग पूछेंगे, क्योंकि गाँव वालों को तो लगता है कि आज आपने फुटबॉल पकड़ा, कल आप रोनाल्डो बन जाओगे। तो इस वजह से, लेकिन संभावना ने मुझे पुश किया कि मुझे ना गाँव देखना है। मैं जब उसे गाँव की कहानियाँ बताता था तो, और वो गई, एक बार गई, और मैं बहुत डर रहा था ये तो उसी रात को भाग जाएगी, बोलेगी फ्लाइट कराओ मुझे वापस जाना है। लेकिन वो तो कह रही है 2 दिन और रुकते हैं। मज़ा आ गया उसको मज़ा आ गया। और मैंने कहा यार, और गांव वाले इतना पसंद कर रहे हैं संभावना को कि यार ये तो बिल्कुल गांव की बहुएं कहती हैं कि चलो अब बस चलो ससुराल से, अब नहीं रुकना यहाँ। और ये शहर की होके और एक्ट्रेस होके इसको इतना मज़ा आ रहा है, और हमारे साथ इतना घुल मिल गई है, बीच में बैठ के खा रही है, चूल्हे पे खाना बना रही है, एंड शी इज़ एन्जॉइंग ऑल दैट। खेत में जा रही है, देख रही है खेती कैसे हो रही है, घर की सारी रस्मों रिवाज में पार्टिसिपेट कर रही है। तो मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगा, कि लगता है कि जब आपकी बहू जाती है और सब आपकी बहू को प्रेज़ करते हैं, जिनका प्रेज़ आपके लिए मैटर करता है आपके परिवार में। तो अब जब भी गांव में कोई शादी होती है ना, तो संभावना कहती है चलेंगे, मैं कहता हूँ नहीं जा पाऊंगा। अब उल्टा हो गया, वो कहती है जाना ही है। और फिर पापा भी बोलते हैं कि बेटा तुम वहाँ, ऐसा होता है लाइट चली जाती है, पंखा चला जाता है, एक भी 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ पे तुम रह सको। बोलती पापा मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन मुझे जाना है। राइट। और वो एरिया जो है, जैसे कि संभावना जिस तरह से उनका पास्ट वर्क रहा है, एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग रखती है, जो उस बेल्ट पे भी लोग, तो परेशानी नहीं होती, लोग की भीड़, ऐसा कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते? बहुत होती है। तो इसलिए जब हम जाते हैं ना, तो हम किसी को बताते ही नहीं है। जैसे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, अविनाश भी आ रहा है, तो अविनाश में पैकेज तो है ही, संभावना तो आएगी, लेकिन बोलना नहीं है। बोलना नहीं है, ओके, रखते आप। हाँ, तो अचानक से जब जाते हैं ना, तो जब तक आसपास के गांव में खबर फैलती है तब तक हम निकल चुके होते हैं। अच्छा, इतना सीक्रेट रखना पड़ता है। तो पता चलता है अरे वहाँ वो आई है, वहाँ वो आई है, वहाँ वो आई है, वहाँ वो आई। तो लोग, जब तक 2-3 दिन होता है तब तक हमारी फ्लाइट होती जाने की 3-4 दिन में। और कई बार लोग करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि जैसे अभी किसी शादी में हम लोग गए थे, तो सबने बोला कि बारात में मत जाओ। इसने बोला मैं तो जाऊंगी बारात में। तो उन्हें पता बेटा तुम्हें पता नहीं यहाँ की बारात कैसी होती है, बारात में मत जाओ। तो बड़ी मुश्किल से इसको मनाया, फिर बोला कि ठीक है चौराहे तक चल लो बारात को छोड़ने, वहाँ से बारात चली जाएगी। ये चली गई, हम लोग पैदल जा रहे थे चौराहे में। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब इसको तो लगता है कि सब नॉर्मल है संभावना को, क्योंकि वहाँ की कहानियाँ तो हमें पता है।
डांस करना शुरू किया, आसपास बच्चों ने देख लिया, बच्चे आ गए, उन्होंने भीड़ लगा ली और लगे नाचने इसके साथ कि साड़ी वाड़ी फट गई पूरी संभावना की। और फिर हमको लेके इसको भागना पड़ा कि अब चलो यहाँ से, नहीं तो अभी तो यहाँ बवाल हो जाएगा, क्योंकि संभावना की पॉपुलैरिटी यूपी बिहार में इज अनदर लेवल। मतलब पागलपन है, समझ सकता हूँ। ये सभी 4-5 लोग, रवि जी, संभावना, राइट, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, एवरीबडी, ये मतलब मोस्ट पॉपुलर नेम्स। और लेकिन जब आप जैसे दोपहिया में काम कर रहे थे गजराज राव सर के साथ, रेणुका मैम के साथ, ये सब पूरी टीम थी, तो फिर वहाँ पर कैसे बॉन्ड फिर आप अपने आप को में करते हैं और वो दोस्तियाँ कैसे करते हो? क्योंकि अगर आप उस दोस्ती की बात कर रहे हैं तो वो तो रहती है सेट पे, सेट वाली के साथ दोस्ती। काम, हाँ वो तो रहती है, क्योंकि मेरे को लोग बहुत पसंद हैं और मैं लोगों से बहुत सीखता हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इंसान ने ये सोचा तो ये कैसे सोचा, मैं थिंकिंग पैटर्न पे जाता हूँ कि यार बहुत अच्छी चीज़ की, ये कैसे सोचते हैं। तो जैसे गजराज जी हैं, गजराज जी के बारे में मुझे एक चीज़ इतनी अच्छी लगी जिसकी वजह से मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाया। अब वो घर पे भी आते हैं, हमें भी घर पे बुलाया था उन्होंने दोपहिया सक्सेस पार्टी में। गजराज जी ना जिस उम्र के इंसान के साथ बात करते हैं वो बन जाते हैं। उनको आप जेनजी भी बना सकते हो, मिलेनियल भी बना सकते हो, जेन अल्फा भी बना सकते हो। वो अपने आप को ऐसे उन्होंने मोल्ड कर रखा है ना कि वो जिससे बात करते हो बन जाए। कभी लगा ही नहीं कि सेट पे कोई बहुत सीनियर एक्टर है जिनसे आपको थोड़ा सा ऐसे करके रहना है, नहीं। वो आपसे जिस टॉपिक पे बात करोगे उस टॉपिक पे बात कर लेंगे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अनदर लेवल है। वैसे ही जैसे मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट है भुवन के साथ, भुवन अरोड़ा जिसमें, तो भुवन मुझे इसलिए पसंद है, भुवन आउटस्पोकन है, भुवन मुंह पे सच बोल देता है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। स्पर्श मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि स्पर्श कमाल का एक्टर है और वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है स्पर्श की तरफ। रेणुका जी का मैं फ़ैन हूँ, हम सब फ़ैन हैं। उनसे पहली बार मिला था, मैंने कहा मैम मुझे आपके, हम स्क्रिप्ट टेबल रीड पे मिले थे, मैंने कहा मैम मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहती यही ना कि हम आपके हैं कौन, आपकी फेवरेट फिल्म है और जब मैं सीढ़ी से गिरी थी तो आपको बहुत दुख हुआ था। तो मैंने कहा हाँ, तो उनको 100 बार लोग ये बात कह चुके, लाखों बार कह चुके, लाखों बार कह चुके। राइट, तो राइट। इट्स लाइक कि ऐसा लगता है कि अपनी बड़ी बहन गिर गई, तो वो रेणुका जी के साथ है। तो वो तो मेरा सबके साथ, मतलब हाँ मैं ये कह सकता हूँ मेरी अगर किसी के साथ पूरी दोस्ती नहीं है ना, मेरी किसी के साथ अनबन नहीं है, मतलब मेरी हर किसी के साथ बनती है, लेकिन कोई मेरा पक्का दोस्त नहीं है। हाँ वो तो समझ गया, वो तो वर्किंग में है, वो स्पेस में आपके कलीग जैसे हो गए। ठीक है, मंडला मर्डर्स के टाइम पे मुलाकात हुई थी वानी, सुरवीन? मंडला मर्डर्स का शूट चल रहा था बनारस में और मैं शायद उस वक्त किसी काम में बिजी था, शूट कर रहा था, तो मैं जा नहीं पाया। लेकिन मुंबई में 2-3 दिन शूट हुआ था, उसमें मैं गया था, वानी से मिला मैं। वानी बहुत ही हम्बल है, बहुत ही प्यार, बार बार पूछती थी कि ये कैरेक्टर ये इसलिए क्यों है, ये मैंने इसलिए क्यों किया, थोड़ा और बताओ ना। तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। सेम विद सोनाक्षी सिन्हा, जब मैं ककूदा में काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हमारी फर्स्ट फिल्म एज अ राइटर, और थोड़ा नर्वस थे हम, कोई हमें कुछ बोल ना दे, कुछ ये ना कह दे, और हम ज़्यादा किसी को बताएं भी ना कि ये डायलॉग ऐसे नहीं ऐसे बोलो, क्योंकि उसमें भी आपको लगता है ना यार किसी कोई ऑफेंड ना हो जाए, और क्योंकि उसमें मथुरा का डायलेक्ट था तो वो थोड़ा बताना पड़ता था। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा वो सो हम्बल, इतना प्यार से रितेश सर, रितेश देशमुख, साकिब, आसिफ, सभी लोग मतलब रितेश जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने अपने घर पे नरेट करने गए थे, तो उनका वो नया ब्रांड लॉन्च हुआ था जो वेज मीट होता है, मॉक मीट करके, तो उन्होंने सबको टेस्ट कराया कि ये तुम लोग फीडबैक दो कैसा लग रहा है। तो सभी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, सभी बहुत हम्बल हैं। मेरे केस में मैंने जिनके साथ काम किया, मैंने लोगों के बहुत खतरनाक एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं, कान से खून निकाल देने वाले, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं इस मामले में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। मुझे जो भी एक्टर्स मिले, जो भी को एक्टर्स मिले, क्रिएटिव्स मिले, प्रोड्यूसर्स मिले, प्लेटफॉर्म मिला, अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे लिए रास्ता अपने आप ही साफ होता गया। ओके, अविनाश मुझे ये बताइए कि दोपहिया की हम बात कर रहे थे, जो कुबेर का था वो कैसे जनरेट हुआ, उसके लिए आपको नॉमिनेशन भी मिला, उसके लिए पूरा किस तरह से आपने प्लान किया और किस तरह से पूरे इस कैरेक्टर में गए थे, उसकी थोड़ा डिटेल्स बताइए, काफ़ी पसंद किया गया वो। एक्चुअली जब सीरीज़ लिखी थी तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था कि मुझे कौन सा किरदार करना है, क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली लीड ही करना था, सबको लीड ही करना होता है। तो उसके बाद मुझे एक कुबेर के कैरेक्टर में एक बहुत फ्लेयर लगा कि वो एक लाइकेबल विलन है, और विलन जब लाइकेबल होता है तो बहुत पसंद किया जाता है। तो एज अ राइटर ये बात तो मुझे पता ही है। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन किया,
ऑडिशन किया, ऑडिशन मेरे प्रोड्यूसर्स के पास गया, उन्हें पसंद आया। डायरेक्टर के पास गया, सोनम के पास, सोनम को पसंद आया। अमेज़ॉन के पास गया, अमेज़ॉन को पसंद आया। तो मैंने पूरा प्रोसेस बीइंग अ राइटर एंड क्रिएटर ऑफ द शो फॉलो किया है। उसके बाद मुझे वो रोल मिला। तो ऐसा नहीं कि मेरी झोली में आके गिर गया अगर मैं लिख रहा था तो भी। तो इट्स नॉट दैट ईजी, देना पड़ा। और उसके बाद जब वो रोल मुझे मिला, तो जब मैंने लिखा था ये किरदार, तब वे ऐसा नहीं था। और यही मैं कह रहा हूँ कि यही चैलेंज होता है कि मेरे लिए एटलीस्ट, कि जब आप लिखते हो और जब आप करने जाते हो ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि अब राइटर्स हैट निकाल के एक्टर्स हैट पहनना। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसमें राइटर ने तो जो लिखना था लिख दिया, मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। और वहाँ से फिर मैं उसके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज लेके आया, जो कि एरोगेंस की बॉडी लैंग्वेज हो, कि आपको इतना पढ़े लिखे होने का एक घमंड है, उसके बाद भी आप दुपहिया मांग रहे हो, उसकी शर्म भी नहीं है, और पैसा कमा रहे हो फिर भी लड़की वालों से मांग रहे हो, आप खरीद सकते हो। तो वो शर्म भी नहीं है, एरोगेंस भी है, और वो लाइकेबल भी लगना चाहिए। तो अगर मैं आपके सामने बेशरम और एरोगेंस दिखाऊं, तो आप मुझे पसंद कैसे कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था मेरे लिए। तो मैंने कहा इसको कैसे बनाया जाए कि लोग पसंद भी करें और नफरत भी करें। फिर मैंने उसकी एक बॉडी लैंग्वेज ढूंढी, जो कि एटीट्यूड में तो चलता है, लेकिन उसको लग रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये कौन है पागल। और उसमें छोटे छोटे ऐसे शब्द जो कि मेरे गांव में मैंने देखा था, एक राधे श्याम अंकल थे, जब भी हम गांव जाते थे तो नलके के नीचे नहाते हुए मिलते थे, वो वहीं मिलते थे नलके के नीचे और कहीं नहीं मिलते थे। तो उनको एक होता था कि शहर से बच्चे आए हैं, तो मैं कैसे इनके साथ compete करूं, या कैसे बताऊं कि मैं गांव में रहा हूं लेकिन मैं गांव का हूं नहीं। तो कहते थे, हे अविनाश कम इधर आइए, सिट कीजिए, यहां से वहां तक रन कीजिए, हाँ जी अब थक गए हैं, अच्छा फूड खाइएगा। तो वो ऐसे बात करते थे। तो मैंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग है, ये अगर कोई कितना भी विलन होगा ना और ऐसे बात करेगा तो लोगों को मज़ा आएगा उसमें। एंड देन आई स्पोक टू सोनम कि सोनम ये मेरे पास आइडिया है, हाँ मुझे पता है मैंने लिखा है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा एज एन एक्टर बदलना चाहता हूँ। सोनम को बहुत पसंद आया, और फिर मैंने उसमें छोटे छोटे चेंजेस किए। तो जब लास्ट में वो मोनोलॉग भी, अगर आपने दुपहिया देखा होगा, जब वो लड़की को बोल रहा है कि तुम भी तो शहर जाना चाहती हो, तुम कौन सा मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अगर मैं दुपहिया मांग रहा हूँ। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें कि तुमको क्यों करना था हमसे शादी, ताकि सिट ऑन माई शोल्डर एंड गो टू द सिटी। तो ये सब चीज़ें बोलो सही रहा है, लेकिन जो वर्ड्स का यूज़ है, बॉडी लैंग्वेज और ये सब, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कुबेर के कैरेक्टर में। और मैं वो राइटर की बॉडी से बाहर निकल के इसको एज एन एक्टर क्राफ्ट करना इस कैरेक्टर को वॉज रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत बड़ा किरदार नहीं है, उसके बाद भी इसको स्टैंड आउट करवाना था। ये मेरी सबसे बड़ी वो थी कि यार स्टैंड आउट होना चाहिए, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि बहुत ही अलग हो। ये दामादों के नखरे इतने क्यों होते हैं? ये हमारे यूपी बिहार में ना खून में है दामाद के, पता है। एक तो वहाँ पर ना लोगों को ना इज्जत बहुत प्यारी है, नॉर्थ में इज्जत बहुत प्यारी है, इसीलिए आप देखोगे कोई वहाँ तू करके बात नहीं करता। इसलिए जब हमारे यहाँ के लोग मुंबई में आते हैं ना और बोले क्या रे किधर किधर से आया तू, तो आपने एकदम कहते हो ये इस मुझसे बोला इसने, क्योंकि आदत नहीं है। इज्जत की बहुत आदत है घर में, जब कोई पहुँचता है तो कैसे मिठाइयों की लाइन लग जाती है ये वो। तो उस वजह से शायद मुझे लगता है कई दमादों ने इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया है कि आप लड़की वालों को दवाई दो पूरा, वो गलत है। राइट राइट। जैसे आपसे हमारी टीम भी बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि दुपहिया और पंचायत जब को सिमिलैरिटीज़ वो फील कर रहे थे, बट आफ्टर प्रोजेक्ट देखने के बाद उन्होंने चीज़ें समझी। तो आप जब उस प्रोसेस में, क्रिएटिव प्रोसेस में थे आप पूरी टीम के साथ, तो ये आप लोगों के माइंड में भी था कि इसे पंचायत से तो अलग रहना चाहिए, दिखना चाहिए? क्या ऐसे कुछ थॉट्स थे और क्या कोशिश की गई थी आप लोग की तरफ से? बिल्कुल, ये था कि क्योंकि पंचायत बहुत बड़ा हिट शो है, और अब हमारी कहानी भी गांव की है, तो हमारी कहानी को हम कैसे अलग बनाएं उससे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो उसमें कही गई कि कॉमेडी में क्या होता है, OTT पे कॉमेडी ना आप बहुत मुश्किल होता है देखना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि OTT पे आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको ऑडियंस को बिना उठे 8 एपिसोड दिखाने हैं। तो मैंने कहा कॉमेडी में वो कैसे आएगा। उसके बाद वो थ्रिल ऐड किया गया कि दुपहिया किसने चुराया है, ताकि एक हुक रहे जिस पे ऑडियंस लटकी रहे, जिसकी वजह से पूरा शो देख जाए, जो कि वर्क किया। और उसके साथ हमने फिर कॉमेडी का फ्लेवर लगाया और कहानी को बहुत पेसी रखा कि कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती रहे, दिमाग में ही चलता रहे। ये सब तो ठीक है, शादी होगी नहीं होगी,
ये लड़की शादी करेगी नहीं करेगी, इसका एक्स बॉयफ्रेंड इसके लिए मदद क्यों कर रहा है, भाई लगा हुआ है, भाई को बॉम्बे जाना है, और साथ में दुपहिया चुराया किसने। तो ये हम चाहते थे कि एक बेसिकली थ्रिल का एलिमेंट रहे, कॉमेडी भी रहे, थ्रिलर भी रहे, लेकिन एक उस थ्रिल में एक इनोसेंस रहे कि वो क्राइम कोई ऐसा नहीं है कि मर्डर हो गया है, वो छोटा क्राइम है और बहुत ही छोटे से ऑब्जेक्टिव के लिए किसी ने किया है। तो वहाँ वो हमने सोचा था कि हाँ, पंचायत से तो ये बिल्कुल ही अलग है, बस ये है कि ये भी गांव है वो भी गांव है, तो कैसे कैरेक्टर्स को थोड़ा अलग करें और कैसे गांव में हम थोड़ा और कैरेक्टर्स को और कलरफुल कैसे बनाएं। तो वो करके हमने मतलब एक टाइम के बाद तो कॉन्शियस थे हम कि हमें उस तरफ नहीं जाना है, और वही कोशिश की। और लोगों को शुरू में लगा ट्रेलर देख के कि हाँ वैसा है, वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, लेकिन जब शो देखा लोगों ने, तो जैसे अभी उन्होंने भाई ने मेरे से बात की, तो ये काफ़ी लोगों का रिएक्शन था ट्रेलर देखने के टाइम, लेकिन शो देखने के बाद मुझे सबसे यही फीडबैक आया कि इट्स वेरी डिफरेंट। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए ना कि एज अ राइटर आपने पूरी सीरीज़ लिखी, जब आप उसमें एक्टिंग कर रहे थे, सोनम के जब इनपुट्स आ रहे, तो वहाँ पे वो क्लैश हो रहा था, क्रिएटिव डिफरेंस कुछ आया कि आपने उस राइटर को पूरा ऑफ कर दिया था कैमरे के सामने? कैमरे के सामने मैंने राइटर पूरा ऑफ कर दिया था, हाँ, क्योंकि जैसे ही मैं अपने हेड में चला जाऊंगा ना एज एन एक्टर कि ये लिखा था, ये इसलिए लिखा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे राइटर बिल्कुल ऑफ था, और मैंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था सोनम को कि अब अगर डायरेक्टर मुझे बोलेगा कि ये एक्सप्रेशन बदल के ये करना है, तो मैं पूछूंगा क्यों करना है, लेकिन मैं करूँगा। और सोनम के साथ या किसी के भी साथ कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं हुए, क्योंकि सब लोग स्क्रिप्ट लेवल पे एक पेज पे थे, सबको राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, और सब इसीलिए ऑन बोर्ड आए थे। और इस टीम में एक अलग ही एनर्जी थी, है मतलब 2 में भी सेम टीम है, हाँ, तो अलग ही एनर्जी है, हर कोई कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, खूबसूरती दिखाना चाहता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ। चीज़ों को कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा दिखाना है, अच्छा दिखाना है, खूबसूरत दिखाना है। ऑथेंटिक होती है तो सुंदर होती है। अब क्या जंगल खूबसूरत नहीं होता, कहीं से भी बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको काटने थोड़ी लगते हो कि यार इसको ना एक माली बुला के जंगल को शेप दे दो। ओके, स्टार स्टक नहीं होते? मैं स्टार स्ट्रक हुआ था देख के। एक उमंग शो होता है जो महाराष्ट्र पुलिस का होता है, जिस पे लगभग सभी एक्टर परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे एक बार संभावना ने परफॉर्म किया था। तब तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग रिलेशनशिप में थे, तो संभावना मुझे अपने साथ लेके गई थी। तो वहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन रूम होता है जहाँ पे सभी एक्टर्स चेंज करके आते हैं, अपनी वैनिटी से बैठते हैं, और फिर क्योंकि वहाँ पर क्योंकि इतने सारे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी के बाद कोई भी कर सकता है। तो मैं वहाँ बैक स्टेज जब वैनिटी से उतर रहा था ना, तो मैंने अक्षय कुमार को जाते हुए देखा था। तो मैंने जब देखा ना, तो मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि सुहाग फिल्म पहली फिल्म, समझ गया। पहली मेमोरी। हाँ राइट। मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैंने हेलो भी नहीं किया, मैं बस देखता रहा, वो अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। फिर मैं ग्रीन रूम में गया, और ग्रीन रूम में एकदम से ना दूर से लग रहा था कि कुछ आ रहा है, जैसे आपने गॉडजिला फिल्म देखी है, या फिर जैसे वो जुरासिक पार्क, जब आपको पता है डायनासोर आ रहा है तभी से कुछ कुछ होने लगता है। वो मैंने फील किया और मुझे लगा कोई तो आ रहा है, एंड देन शाहरुख खान एंटर्ड। और वो वहाँ से सीधा स्टेज पे जा रहे थे, क्योंकि उनके पास रुकने का टाइम नहीं था। तो जितने लोग थे वहाँ पर, शाहिद कपूर, विद्या बालन, बहुत लोग थे, सबको उन्होंने हाथ मिलाया, ये ऐसे 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 ये करते हुए जा रहे हैं वो, और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, और उन्हें ये लगना चाहिए था कि ये कौन है, यहाँ तो सारे जो हैं जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने, और उन्होंने मुझे ऐसे किया। और जब उन्होंने मुझे ऐसे किया, तो मुझे तो लगा ये क्या हुआ, अब ऐसा लगा जैसे कोबरा काट गया हो मुझे, और मैं दंग रह गया, मैंने कहा ओ माय गॉड। और उनको जाते हुए देखा। तो ये 2 मोमेंट ऐसे हैं कि भाई अब आप शाहरुख खान को देख लो, जब आप नए नए आए हो मुंबई में, और आप तो, और ऊपर से शाहरुख खान आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको आदाब कर दें, और फिर उसके थम्स अप दे दें, तो भले लेकिन वो जेस्चर देखो आप, वो इग्नोर भी कर सकते थे। राइट। हाँ उनके बारे में कहा भी जाता है ना कि वो मतलब कभी ऐसा फील नहीं कराने देते, चाहे उनके को स्टार्स हों, छोटे हो नए हो, कि सबके साथ वो इस तरह से बॉन्ड रखते हैं कि बहुत जल्दी जेलअप हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक पर्सनल व्यक्ति ने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, सो प्लीज़ आप रिप्लाई करिए, देखिए। हाय अविनाश,
आज मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ और जो मेरे ना बहुत ऐसा चलते रहते हैं, दिल में चलते रहते हैं, अंदर चलते रहते हैं, मैंने कभी तुमसे बोला नहीं है और आज मैं कुछ बोलना भी चाहती हूँ और तुमसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि ये जो तुम्हारे गीले टॉवल्स हैं, ये तुम कब वो दिन आएगा कि तुम उसको सूखने डालोगे? कभी दिन आएगा वो? क्योंकि मैं इस बात से बहुत इरिटेट होती हूँ और तुम्हें पता भी है, लेकिन तुम फिर भी गीला टॉवल बेड पे छोड़ते हो। ये क्या है? ये आज मुझे प्लीज बता दो। अच्छा यार आपने मुझे ना शॉक और सरप्राइज दोनों दे दिया। ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने कहा किसने मेरे से सवाल पूछे होंगे, कौन हो सकता है। मुझे लगा शायद कोई सब्सक्राइबर होगा। एनीवेज यार, गीले टॉवल का ना कंट्रोल मेरे हाथ में मुझे लगता है नहीं। जैसे आज भी मैं आ रहा था ना, तो टॉवल कमर पे बांधा हुआ था, निकाल रहा था, एक पैर मेरी पैंट में था, एक फ़ोन कान पे था। नीचे से फ़ोन आ रहा था कि ड्राइवर का कि सर टाइम हो गया, कितने बजे निकलना है। और मैंने टॉवल यूं करके फेंका और मैं बेल्ट लगा रहा था और मैं देख रहा था कि इस टॉवल को अगर मैं चाहूँ तो मैं टांग तो सकता हूँ, इतना टाइम तो है। लेकिन पता नहीं किस चीज़ ने रोका और मैं भाग गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जब मेरे दिमाग में थॉट आए, जो कि आता है, लेकिन मैं थोड़ी उसमें वो शैतानी कर जाता हूँ कि चलो ठीक है ना यार, टावल ही तो है। तो वो मैं अब कोशिश करूँगा कि वो थॉट आए तो उस पर मैं एक्शन लूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा तुमसे है वो ये है कि तुम बहुत समझदार हो, बहुत समझदार हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश जैसा सुलझा हुआ समझदार इंसान तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन एक जो चीज तुम्हारे अंदर है वो ये है कि तुम जो लोगों की चालाकियां हैं, जो वर्ड्स में चालाकियां करते हैं लोग, जो घुमा के आपको कुछ गंदा सुनाने की कोशिश करते हैं, उसको तुम इग्नोर कर देती हो या वाकई तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? क्योंकि मम्मी पापा भी इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि बेटा जब तक तुम नहीं आती हो बीच में, तब तक चीजें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो वो कब ऐसा होगा कि तुम एक्चुअली लोगों को समझना शुरू कर दोगे कि ये तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है या ये तुम्हारे साथ चालाकी कर रहा है? तुम समझदार हो, लेकिन ये वाली जो चालाकियां है ना, वो तुम नहीं पकड़ पाते हो। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाते, ये तो पक्का है, मान जाओ इस बात को। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा सच में है कि तुम पकड़ नहीं पाते हो या तुम प्रिटेंड करते हो, या अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज को चेंज करो और मेरे बीच में आने की जरूरत ना पड़े, तुम अपने आप लोगों को हैंडल करो। हाँ, ये बात तो काफ़ी हद तक सच है, मैं मानता हूँ इसको। लेकिन मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं समझ पाता हूँ तो वो एक अच्छी चीज़ है। कई जगह मेरे लिए हेल्प कर जाती है वो। बड़ा प्रॉब्लम ये कि जब मैं समझ जाता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम आती है मेन। कि जब मैं समझ जाता हूँ ना, तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं ना नहीं कह पाता हूँ किसी चीज़ को। या ना ना कहने को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मुझे किसी से दूर होना है तो मैं डायरेक्ट एकदम से नहीं कह सकता कि कल से मत मिलना। वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है वो हमारे जिस एनवायरनमेंट से मैं आता हूँ ना, वो हमारे चाइल्डहुड से आता है। क्योंकि पापा ने भी जहाँ काम किया, मैं देखता था कि ऑफिस से बॉस ने जो भी बोला तो करना पड़ता था, मना नहीं कर पाते थे। वो जो मैंने बताया ना, जो बचपन का एक डर बैठा हुआ है अंदर ना, कि मना नहीं कर सकते किसी को, है जॉब चली जाएगी, काम चला जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये कि मुझे लगता है कई बार आपको लगता है कि वो मुझे अच्छा इंसान नहीं समझेगा, और दुनिया का सबसे गंदा नशा ही है अच्छा इंसान बनने का नशा। ये जिसको लग जाता है ना, तो वो बीच बीच में लगा था मेरे को, वो एक रीज़न था। तो उससे मैं निकलूँगा एक दिन। मैं एक्चुअली एक प्रोड्यूसर हैं काफ़ी बड़े, और उन्होंने बुलाया था मुझे किसी काम के लिए, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और मुझे उन्हें मना करना था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ। मतलब जैसे अभी मेरी सांस फूली ना, यही हुआ था। तो मैंने कहा कैसे मैं मना करूँगा उनको। मैंने रात में एक पूरी बुक पढ़ डाली, हाउ टू से नो। ओके। और अगले दिन मैं गया और हाँ करके आ गया। मतलब तोड़ ही नहीं पा रहे आप? तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ना नहीं कह पाता हूँ। तो उसको अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, वो सही कह रही है। और इससे अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है मुझे, मेरे को। तो संभावना ने भी बताई है ये, लेकिन मैं कॉन्शियसली इस पे काम कर रहा हूँ। कर रहे हो? ये है एक प्रॉब्लम। आई होप ये दूर हो।
हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक शादी का हमारा ना एल्बम है, शादी का वीडियो जो होता है ना सबका, उसमें तुमने भी और मैंने भी दबा के झूठ बोले हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाता है, और जब किसी के लिए आपका पार्टनर आपके लिए चाय बनाता है वो आपके लिए सबसे अच्छा मूवमेंट होता है। तूने चाय कम बनाई है मेरे लिए, जब मैं चाय पीती थी, अब तो कॉफी पीती हूँ, जब चाय पीती भी थी तब भी तुमने चाय बनाई नहीं, इसलिए नहीं कि तुम्हें बनानी नहीं थी, तुम्हें बनानी आती नहीं है। तो ये कब टाइम आएगा कि तुम चाय बनाना सीखोगे? एटलीस्ट अगर कोई घर पे नहीं है तो अपने लिए ऑमलेट ब्रेड बनाना सीखोगे। ये तो एक बेसिक चीज है अविनाश, ये प्लीज मुझे जवाब दो, तुम जानबूझ के करते हो, ये तुम जानबूझ के करते हो या ये हो जाता है तुमसे? तो ये कब होगा? कौन अविनाश, बताओ, जानबूझ के है ये? जानबूझ के नहीं, मुझे ना जैसे ही मैं बर्तन गैस और ये सब देखता हूँ ना तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। और मुझे समझ में, मैंने कभी अपने लिए चाय नहीं बनाई, शायद एक दो बार बनाई होगी बहुत मजबूरी में। वरना जैसे जब मैं पहले किसी रूममेट के साथ रहता था तो मैं पूरी तिकड़म लगाता था कि कैसे इसको उठा के मैं इससे चाय बनवा लूँ, बाकी सब मैं कर लूँगा, बस ये चाय बना दे। तो मुझे बड़ी मुश्किल आती है और पता नहीं खाना बनाने में एक अजीब सा कंटाल आता है। हाँ, तो मतलब वो कहते हैं ना कि अब एक इंसान जो किसी एक चीज़ में अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी में भी अच्छा हो। लेकिन मुझे कभी कभी मन करता है कि यार मैं कुछ बना के सम्मावना को खिलाऊं, लेकिन वो मन तक ही रह जाता है। लेकिन और चाय वो पीती नहीं है, तो सबसे इजी मेरे लिए रहता है कि क्योंकि कॉफ़ी बनाना बहुत आसान है, मशीन में 2 बटन दबाने हैं, कॉफ़ी आ जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह जब वो बोलती है कि मुझे कॉफ़ी दे दो तो कम से कम वो मैं कर दूँ। बाकी एक दो चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ जो कि जल्दी से बन जाए और मैं खा सकूँ, उसको खिला सकूँ। हालांकि एक दिन मैंने ऑमलेट ट्राई किया था तो वो मेरे कुत्ते ने भी थूक दिया, उसने मुंह में लिया ऑमलेट और उसने ऐसे मतलब वो मेल ईगो वाला एंगल नहीं है कि यार मैं खाना क्यों नहीं बनाऊं, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं? नहीं अच्छा, नहीं, ये सब ये लिखो वाला एंगल नहीं है, क्योंकि बाकी तो सारे काम मैं करने में मुझे मज़ा आता है। क्योंकि जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो 2 बैग हो, 3 बैग हो, 4 बैग हो, मैं ही पैक करता हूँ, कि चाहे संभावना का बैग हो, मेरा बैग हो, तो आते वक्त भी। तो मेरे लिए जब ट्रैवल करना होता है मेरे लिए बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि मेरे को पैकिंग करने में मज़ा आता है और मेरे उससे ज़्यादा मुझे है कि पैकिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड। एक और चीज है जो अविनाश मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, ये कि शादी के हमारे 9 साल कंप्लीट हो गए हैं, और कभी कभी मैं इस चीज को बहुत मिस करती हूँ कि वो वाला अविनाश जब हम लोग डेट करते थे, वो अविनाश मुझे कब दोबारा मिलेगा, जो मेरे साथ बहुत अलग तरीके से रहता था, और उन उन पलों को हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, तब भी हम लोग हर मोमेंट को बहुत एंजॉय करते थे। वो मोमेंट मैं अपनी जिंदगी में दोबारा चाहती हूँ, मैं वापस चाहती हूँ। रोज नहीं, लेकिन कभी कभी। तुम कभी भी सॉरी नहीं बोलते हो, लेकिन तुम्हारा एक अलग तरीका है, मैं जानती हूँ, कि फूल लाके, वो फेवरेट वाले फूल लाके मुझे दे देते हो और तुम्हें लगता है कि चलो सॉरी कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मन में चीजें रह जाती है अविनाश। तो मैं चाहती हूँ कि यार अगर सॉरी मैं बोल सकती हूँ तो सॉरी तुम भी बोल सकते हो। अब ये सब लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अविनाश तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये है वो औरत जो करती होगी। दो, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि सच क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे करना चाह रही थी आज, बड़ी दिल की बात मैं तुमसे पूछना भी चाह रही थी। और कोई छोटी छोटी जगह जहाँ पे हम लोग जाके खाना खाया करते थे, बेशक आज थोड़ा हम लोग डाइट पे रहते हैं, लेकिन कभी कभार जब ऑफ डाइट जाऊं या कुछ करूं तो मेरी फेवरेट जगहों पे मुझे ले जाओ, जहां हम लोगों ने तुमसे ये कहलवाना शुरू किया था कि आई लव यू मैम नहीं कहते, आई लव यू सैम कहते हैं। तो तुम आज, और आज प्लीज हो सके तो अविनाश से बुलवाना कि जब मुझे आई लव यू कहता था तब भी मुझे मैम कहता था। तो वो जो एक हमारी जज और कंटेस्टेंट की जोड़ी थी, वो ऐसे मिली थी कि आई लव यू मैम। तो वो चीज आज दोहरा के मुझे प्लीज दिखाओ कि तुम कैसे बोलते थे, ताकि एंटायर सब लोगों को पता लगे, पूरी जनता को मालूम पड़े कि तुम कैसे बोलते थे। और मैं जोर जोर की हंसती थी और मैं कहती थी मुझे मैम मत बोलो, अब तो मुझे सैम बोलो, अब तो हम लोग एक दूसरे को बेबी बेबी करते हैं। लेकिन
मैं चाहती हूँ कि एक बार रिपीट करके वो तुम बोलो आज। ओके, चलिए। तो मैं बोलता था ऐसे, आई लव यू मैम, लेकिन वो ज़बान पे चढ़ गया था ना, तो निकलता नहीं था वो कई बार। जैसे आपको कई लोग बोलते हैं, आप किसी के साथ काम करते हो, एक उम्र के होते हैं, लेकिन हाँ आप सर बोलते हो, वो कहते हैं यार सर मत लगा यार, नाम से बुला वैसे। तो आई लव यू सैम। और जहाँ तक रही सॉरी की बात, उस पर मैं पूरा कांटा मारता हूँ। ये बिल्कुल सिचुएशन को रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। वो सॉरी नहीं बोलती है, मैं बोलता हूँ। और मेरा एक अलग अंदाज है कि सॉरी के साथ कुछ होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ड्राई सॉरी। तो उसको जो फूल पसंद हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं गिफ्ट दे सकूं जो उसको पसंद, चाहे वो बैग हो, चाहे वो कोई रिंग हो या कुछ हो, मैं कोशिश करता हूं कि उसके साथ मैं उसको सॉरी बोलूं। और ये बोलना बहुत ज़रूरी है दोनों का ही। और अभी तो हम दोनों का नेचर बहुत चेंज हो गया है। पहले तो हम दोनों ही नहीं बोलते थे, अब संभावना भी काफ़ी चेंज हो गई है, मैं भी काफ़ी चेंज हो गया हूँ, समय के साथ वो बदलाव आया है। संभावना ने बोला था कि आप वो टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो एक चीज़ है। क्या मतलब ये हो रहा है, ये जो पहले जिस तरह से, क्योंकि काम अब ज़्यादा है तो टाइम नहीं दे पा रहे हो और उनकी जगहों पे नहीं ले जा पा रहे हो? एक्चुअली टाइम तो कहीं ना कहीं से हम दोनों निकाल लेते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मोस्टली घर से ही काम करूं। लेकिन चक्कर क्या, वो जो टाइम मिलता है ना बीच का, वो जो हम साथ में बिताते हैं, उसमें ना एक 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 अर्जेंसी होती है, एक रेस्टलेसनेस होती है मेरे अंदर। क्योंकि जब हम बैठे हैं और मुझे पता है कि मुझे इतने बजे निकलना है और मुझे ये काम करना है जाके, और चार चीज़ें और करनी है, तो जब मैं बात करता हूँ तो शायद मैं कहीं और होता हूँ कई बार। वो एक रीज़न है। लेकिन इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम एवरी 3 मंथ्स एक ऐसा ट्रिप करेंगे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो, जहाँ पे कोई काम ना हो। जैसे अभी हम बीच में सिंगापुर बाली गए थे, 15 दिन के लिए गए थे। तो आपको पता है कि वहाँ रह के भी आप कुछ खास कर नहीं सकते, तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। फिर आपका कनेक्शन सिर्फ आपके पार्टनर के साथ रहता है, वो है। और उसके अलावा भी हमने 1-2 दिन प्लान किए हैं बीच में, करवा चौथ के बाद, कि उस दिन संभावना का चीट डे है, तो उस दिन हम पूरा दिन साथ में रहेंगे और उसको जो जो खाना है चीट डे पे, जहाँ की इमरती खानी है, जहाँ का कलाकंद खाना है, जहाँ की चाट खानी है, वो सब खाएंगे। तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी है। मुझे बस थोड़ा सा उस समय वो रेस्टलेसनेस को दूर करना है। ओके, जिसका जिक्र है, हाँ, जो जिसका जिक्र है। आना चाहिए, हाँ, जो आना चाहिए। राइट राइट राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप साथ में होते हो लेकिन साथ में नहीं होते हो। मे बी शी इज़ ट्राइंग टू से दैट। एंड जो चीजें शायद मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं बोलती हूँ, इस वीडियो के जरिए मैं अविनाश तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि आई रियली लव यू। और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी एंटायर फैमिली को मैंने बहुत दिल से अपनाया है। मम्मी पापा, जीजू, दीदी, बच्चे, अमन, प्रतीक, सब 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 लोग मैंने बहुत दिल से मैंने उनको माना है। और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा जो तुम्हारा परिवार है, जो हमारा परिवार है, उनको मैं हमेशा ऐसे समेट के रखूंगी। और ठीक है, एज में बड़ी जरूर हूं तुमसे, लेकिन और इस बात पे हमें बहुत कभी कभी ट्रोल भी मिलता है, मुझे खासकर एज वाइज मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि एज मैटर नहीं करती, अगर आपकी कंपेनियनशिप बराबर है, कंपैटिबिलिटी बराबर है, और एक दूसरे को आप समझते हो, वो होना इम्पोर्टेंट है, रादर देन आपकी एज बड़ी या छोटी है। अगर तुमसे छोटी एज की भी लड़की होती तो भी क्या फर्क पड़ता, और अगर तुम्हारी नहीं बनती उससे तो क्या होता। आज हमारी ऐसा रिलेशनशिप है जिसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और तुमसे ज्यादा तुम्हारे पापा मम्मी से। और आई लव यू अविनाश। संभावना ने कहा जो जिस तरह से वो फैमिली को आपके करती है। नहीं, मेरी फैमिली को बहुत ही अच्छे से बांधा हुआ है संभावना ने। और कई बार यही होता है कि जब आपकी फैमिली में कोई नया सदस्य आता है, जैसे मैं उसकी फैमिली में गया और वो मेरी फैमिली में आई, तो वो आपकी फैमिली को तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है। तो जो जोड़ने का काम संभावना ने किया है वो बहुत कमाल का है। सबसे ज़्यादा ये कि मैं ना किसी के ज़्यादा टच में नहीं रहता, मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं करता। लेकिन जब से संभावना मेरी लाइफ में है ना, वो कंटिन्यूसली मेरी फैमिली के टच में रहती है। मुझे पता भी नहीं चलता उसकी, मेरे जीजा जी से बात हो गई है सुबह, मेरी दीदी से बात हो गई शाम को, मेरे नेफ्यू से बात हो गई है, मम्मी पापा से बात हो गई है। तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है
कि चलो 2 दिन से मैं बात नहीं कर पाया घर पे, लेकिन संभावना की बात हो रही है रेगुलरली। और वो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप कैसे हो, आप कैसे हो, 40-40 मिनट लंबी लंबी बातें मम्मी पापा से। तो वो उसमें बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। ऐसी लड़कियाँ बहुत कम हैं जो कि आपकी फैमिली को आपसे ज़्यादा प्यार करें और उसके बारे में आपसे ज़्यादा केयर करें। अगर पापा मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके लिए वो उनको यहाँ से पुश कर करके, भले इसको अपना दूसरा रूप दिखाना पड़े, हॉस्पिटल भेजती तुरंत, ब्लड टेस्ट के लिए, इसके लिए, उसके लिए। अप टू डेट रहता है उसके पास सब कुछ कि ये टेस्ट हुआ था, अभी पापा के ये पैरामीटर्स हैं, अब बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी रोज़ बीपी की गोली ले रही हैं और आप ले रही हो कि नहीं ले रही हो, सब कुछ, सबके बारे में। और हमारे बीच में हमने डिसाइड किया था कि कई बार क्या होता है जब आप एक शब्द को बार बार बोलते हो ना तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है शब्द गन्ने की तरह होते हैं। जैसे जब गन्ने में मशीन जाती है तो मशीन में गन्ना जाता है तो रस निकलता है, गन्ना ख़राब हो जाता है, एक बार हो जाती है, थोड़ा और रस निकलता है, थोड़ा निकलता है, एक कुछ टाइम के बाद गन्ने का कूड़ा बन जाता है, कुछ नहीं बचता उसमें। शब्द ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ना उनकी वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है आई लव यू एक ऐसा शब्द है, तो हम उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज मैंने बहुत दिन बाद सुना तो उसके रिप्लेसमेंट्स हैं हमारे पास। जैसे जब मैं किसी मीटिंग के लिए जाता हूँ, किसी चीज़ के लिए जाता हूँ, तो मैं अपने हाथ ऐसे रखता हूँ, संभावना उसके ऊपर अपने हाथ रखती है और मैं कहता हूँ मुझे एनर्जी दो, और वो होल्ड करती है। तो हमने बहुत अलग अलग चीज़ें हम करते हैं ताकि वो रिलेशनशिप में न्यूनेस बनी रहे, हम किसी वर्ड पे डिपेंडेंट ना रहें अपने रिलेशनशिप के लिए। एंड उसके बाद ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में एक एनर्जी आई है, एंड नाउ आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन, मेरे साथ 2 लोग जा रहे हैं इस काम के लिए और ये होना ही है। वेरी नाइस यार। जैसे करवा चौथ की बात की, संभावना आपके लिए जिस तरह से करते हैं सारी चीज़, इससे पहले करते थे वो मतलब सा कि डे वन से कि उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को समझा क्योंकि एज अ आर्टिस्ट ये सारे रिचुअल्स मुश्किल होता है, मैं समझना चाहता हूँ संभावना कैसी है वो तो शुरू से पहला करवा चौथ था उसका, लाइफ में इतना डिफिकल्ट करवा चौथ किसी ने नहीं किया होगा। उसका शो था और वो भी पूर्णिया में, पूर्णिया बिहार हुआ, पूर्णिया, हाँ। तो यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की फ़्लाइट थी कोलकाता की, कोलकाता से दूसरी फ़्लाइट थी बागडोगरा की, बागडोगरा से 3 घंटा ड्राइव करके जाना था पूर्णिया, वहाँ होटल में जाते ही चेंज करना था, उसके बाद स्टेज पे जाना था, स्टेज पे डांस करना था, 2-3 एंट्रीज, बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता है, बहुत एनर्जी लगती है क्योंकि संभावना के परफॉर्मेंसेज भी हाई लेवल के होते हैं। उस बीच में रास्ते में श्रृंगार का सामान खरीदना, करवा खरीदना, कहाँ से मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, भूखे पेट इतना डांस करना, इतना लंबा ट्रैवल करना, वापस आना। जब वो आई ना तो जॉम्बी लग रही थी, मुझे लगा घर में जॉम्बी एंटर, लेकिन उसने करवा चौथ किया। ओह, मतलब परफॉर्म करके फिर वो करके, हाँ, पूरा करवा चौथ उसने रखा। और मैंने उसको बोला था कि तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने फिर भी रखा और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। किसी को पता थोड़ी चल रहा है, फैमिली को भी थोड़ी पता चल रहा है कि बहू ने करवा चौथ रखा कि नहीं रखा, लेकिन उसने पूरा रखा। और फिर उस दिन से मैंने भी रखना शुरू कर दिया, फिर अब हम दोनों करवा चौथ रखते हैं। जब एक पार्टनर की तरफ से इस तरह का डेडिकेशन लेवल मिलता है तो आपके क्या अप्रोच होते हैं टुवर्ड्स उनके लिए? जैसे कि आपने कहा कि अभी काम में बिजी हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपका क्या अप्रोच रहता है संभावना के लिए? यार जब आपके पार्टनर से आपको इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिलता है ना, और तो ज़्यादा तो आपके अंदर गिल्ट आता है कि आप वो वापस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोशिश करते हो उसे अलग अलग तरीके से, बीइंग अ मर्द, फिक्स करने की, कि आप फिक्स करना चाहते हो चीज़ों को, लेकिन वहाँ फिक्सिंग नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए। ये चाहिए कि जो मैं शेयर कर रही हूँ वो कोई हो, सुने, बैठे, मेरे साथ डिस्कस करे। कमिंग में बात करें तो दोपहिया का सेकंड सीजन के लिए तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। जी जी। ओके, क्या एक्साइटिंग होने वाला है, अगर कुछ हल्का फुल्का हमें बता पाए तो? यार दोपहिया 2 के बारे में तो कुछ भी मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, मैं बस इतना बता पाऊँगा कि मेहनत 2x की है, हाँ, मज़ा 2x देने की कोशिश की है ऑडियंस को, और वो अब जनता बताएगी कि आप उनको कैसा लगा ये। लेकिन पूरी क्योंकि अब सीज़न 1 से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई थी, Right, सीज़न 2 बिल्कुल, को इसीलिए। एक अलग लेवल पे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, अविनाश एज अ राइटर, एज अ एक्टर आने वाले समय में किस में हम ज़्यादा देखेंगे आप मुझे दोनों में ही देखेंगे, लेकिन मोस्टली अब मुझे देखेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा देखेंगे जिनमें मैं राइटर तो हूँ ही, एक्टर भी हूँ, और कई प्रोजेक्ट्स में जहाँ मैं राइटर तो नहीं हूँ लेकिन एक्टर हूँ।
तो मोस्टली वही है। ओके अविनाश, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए। इनकेस कुछ ऐसी बात जो आप हम डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं, एनीथिंग आपको लगता है? हम्म, नहीं, आई थिंक सब कवर हो गया, कुछ बचा नहीं उसमें। Okay, कुछ सब भी नहीं cover हो गया? कुछ ज़्यादा ही कवर हो गया कुछ। मुझे ऐसा लग ओके रहा है। अविनाश, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे इस पूरे बातचीत में एक चीज़ समझ आती है कि जैसे आपने कहा कि वो जो शेम वाली फीलिंग है, वो जो नाम हटाने वाली फीलिंग है, लोग इसे बहुत कम तर आंक सकते हैं, पर मुझे पता है क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, और कितनी हिम्मत लगती है। और फिर आप एक ऐसे पर्सन से शादी करते हैं जो बहुत फेमस है और आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे पैसों में है। उन सब के बावजूद आप अपने प्यार को तवज्जो देते हो। दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी सबकी परवाह किए बिना आप उस रिलेशन में जाते हो। आपने उसके लिए एक लड़ाई भी लड़ी है। पर मुझे इन सब चीज़ों से मुझे ये लगता है ना कि आप में एक बहुत हिम्मत है, और जो कुछ हर कुछ कर गुजरने का जो आपका जज्बा है, वो आई थिंक मैं भी उसमें कुछ ले पाऊँ आपसे और उससे कुछ सीख पाऊँ, ये मेरी सीख रही है। आई होप कि ऑडियंस भी आपसे ये हिम्मत और ये लगन सीखे, और आप आगे और बेहतर काम करें और आपको इसी तरह देखते रहें। थैंक यू सो मच हर्ष। थैंक यू सो मच अविनाश।